पांडे से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना उद्बोधन शुरू करें। थैंक यू सर। जितना आपने कहा पता नहीं मैं उसके काबिल भी हूँ कि नहीं, लेकिन हमारी कोशिश एज ए डॉक्टर, जब हम शपथ या शपथ नहीं भी लेते हैं तो फर्ज क्या बनता है। मैं इसी तरह एक लॉ कॉलेज में, लॉ यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे मुझे बुलाया गया था हेल्थ एंड डिजीज पे लेक्चर के लिए। तो एक लॉयर को मैंने उठाया, यंग लॉयर। मैंने बोला क्या आप क्या करना चाहते हैं? बोला मैं क्रिमिनल लॉयर बनना चाहता हूँ। लॉ की पढ़ाई कोई क्यों करता है? ताकि समाज में क्राइम ना हो। कितने लोग इस पे काम कर रहे हैं? डॉक्टर कोई क्यों बनता है? समाज में डिजीज ना हो। कितने लोग काम कर रहे हैं? हमने सोचा ये हमारा फर्ज बनता है, सोसाइटी को क्या हम वापस कर सकते हैं। तो हमने ये विधा निकाली। और कोरोना टाइम में जब ये महामारी सी आई थी, जहां पर पूरी दुनिया ऑलमोस्ट बंदी बना ली गई थी, उसमें डॉक्टरों की कमी हो गई, हॉस्पिटल्स की कमी हो गई। हम 4 लोगों ने एक साथ मिलके शुरू किया और 60,000 पेशेंट, हमारे पास जो भी पेशेंट आया बच गया। हमने एक भी कोई दवा नहीं यूज की, हमने कुछ भी नहीं यूज किया। और सभी पेशेंट चौथे दिन या 5वें दिन, या कुछ ओबीज थे जिनको कोई पहले से बीमारी थी, जैसे कैंसर था या किडनी फेलियर था, वो 7वें दिन जॉगिंग करते हुए नजर आए। ऐसा कैसे हुआ? पूरी दुनिया दवा के चक्कर में है, बिना दवा के ये संभव कैसे हुआ? तो मैं अपने उद्बोधन में सबसे पहले ये विषय रखना चाहता हूं कि इंसान अपने आप को ज्यादा काबिल समझने के चक्कर में फंस गया है। हम अपने आप को ज्यादा काबिल समझने लगे हैं। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशी ऑन प्लैनेट अर्थ हम अपने आप को बोलते हैं। हमने ये अपने आप को सर्टिफिकेट देने के पहले परमिशन किससे लिया? हमने क्या किसी कुत्ते से पूछा कि हम ये सर्टिफिकेट खुद को देने जा रहे हैं, क्या ये ठीक है? हमने कभी कंपेयर किया कि उसका इंटेलिजेंस लेवल और हमारा इंटेलिजेंस लेवल क्या सिमिलर है? क्या हम उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? इंटेलिजेंस का मापदंड क्राइसिस के टाइम में आता है। 2004 में सुनामी आया था, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। एक भी जानवर नहीं मरा, सभी पहाड़ पे भाग गए। उनको पता चल गया था कि सुनामी आ रहा है। आप तो सेंट माइकल्स में पढ़े हुए लोग, क्या हुआ? आपने कभी किसी शेर को सेंट माइकल्स में पढ़ते हुए देखा है? उसको पता चल गया था कि सुनामी आ रहा है। इसलिए कई बार ये प्रश्न उठाना जरूरी है, क्या हम जो जानते हैं उसमें कहीं कोई कमियां हैं? ये बहुत जरूरी है। और ये जो महामारी आई थी, इसमें पूरी साइंस पे क्वेश्चन मार्क लग गया। मैं 2018 में एक मिचिया काको है, जिनको शायद इस बार या फिर अगले बार नोबेल प्राइज मिल ही जाएगा स्ट्रिंग थ्योरी के लिए, उनके कॉन्फ्रेंस में कैलिफोर्निया में गया था। वहां पर लंबी चौड़ी बातें कि हम ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से अब तो इच्छा मृत्यु होगी, अब तो हम जितने दिन चाहेंगे उतने दिन जी लेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग एक छोटी सी महामारी के टाइम में अपने घर में बंदी बने हुए थे। तो ये देखना जरूरी है कि जो साइंस की हम बात करते हैं, क्या हम वो यूज कर सकते हैं लोगों को ठीक करने के लिए। मेडिसिन का डेफिनेशन, जितने मेडिसिन के हमारे दोस्त हैं, कभी गूगल में चेक करें मेडिसिन का डेफिनेशन, पैरास्टामोल या कोई पिल या कोई एंटासिड या कोई एंटीबायोटिक नहीं। मेडिसिन का डेफिनेशन क्या है?
मेडिसिन का डेफिनेशन है द साइंस दैट क्योर्स, हील्स और प्रिवेंट्स अ डिजीज इज मेडिसिन। वही साइंस जरूरी है आज ह्यूमैनिटी को जहां पर है वहां से ऊपर लाने के लिए। मैं आपको बताता हूं कैसे। 10,000 डिजीजेस नोन टू मैनकाइंड, इतने ही डिजीजेस मालूम, इनफैक्ट टू बी स्पेसिफिक 9,985, इतने ही डिजीजेस इंसान को पता है, इससे ज्यादा नहीं पता। इतने डिजीजेस हैं, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, हम इतने सुपर स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन हमें यह बात समझना पड़ेगा कि इतनी बीमारियां तो हमें मालूम है, शायद इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी बीमारियां हमें पता है। लेकिन बीमार होने के तरीके दो ही तरीके हैं। अगर आप उसको ध्यान कर लें तो बीमार ही ना पड़े। बीमार होने के तरीके सिर्फ दो हैं। अगर तीसरा कोई है तो हमें बताए, हमें बड़ी खुशी होगी जान के। पैथोजेन बीमार करता है। पैथोजेन मतलब पैथोलॉजी जनरेटर। पैथोजेन बीमार करता है। पैथोजेन या तो बाहर से आता है जैसे कोरोना, या अंदर का सेल पैथोजेनिक हो जाता है जैसे कैंसर। इसके अलावा लोग बोलते हैं ना, ये तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक ये ब्रेकफास्ट करके गए, अचानक वहां पे डेथ हो गई। अचानक बॉडी में सिर्फ एक्सीडेंट होता है, सिर्फ एक्सीडेंट होता है। अचानक बॉडी में डेथ हो नहीं सकता है। डेथ एक सिम्टम हो सकता है। डिजीज प्रोसेस कई दिनों से चल सकता है। इसीलिए किसी डिजीज का सिम्टम आना और डिजीज का होना अलग अलग बातें। सिम्टम, द फर्स्ट सिम्टम ऑफ कार्डियक डिजीज कुड बी डेथ, लेकिन कार्डियक डिजीज अचानक नहीं हुआ, 20 साल से चल रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया। इसलिए यह जानना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे अपने जीवन को लीड कर रहे हैं, और कैसे ये सब चीजें ठीक चलें ताकि जीवन ठीक चले। तो कमिंग बैक टू, दो ही तरीके हैं बीमार होने के, या तो पैथोजन बाहर से आएगा या अंदर का सेल पैथोजेनिक हो जाएगा। दोनों तरीकों में हीलिंग कैसे होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वील मेक इट एन इंटरैक्टिव सेशन। आपकी उंगली अगर यहां थोड़ी सी कट गई, जैसे मेरी कट गई, क्रश हो गई, और मुझे बताया गया था करीब 10 दिन पहले कि इसको एम्पुटेट करना पड़ेगा, हमने तो कुछ भी नहीं लगाया और ये उंगली ठीक काम कर रही और अब ऑलमोस्ट हील हो चली। तो मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली ये सब चीजें होती कैसे। जब भी आपको मान लीजिए उंगली कट गई है, क्या लगता है आपको कितने दिन में ठीक होगी? अगर आप सैवलॉन और ये सब एंटीबायोटिक पाउडर्स यूज करेंगे, कितने दिन में ठीक होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सबकी उंगली कभी ना कभी कटी हो, कितने दिन लगते हैं? जी 5 दिन। क्या कोई तरीका है कि 5 घंटे में ठीक हो जाए? इंटीग्रेटेड मेडिसिन हमने इसलिए शुरू किया है। द फास्टेस्ट, द श्योरेस्ट, द क्योरेस्ट, द लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबल, जहां पर हर कुछ का इलाज है। जैसे डायबिटीज 72 घंटे में हम ठीक करते हैं। कोई ऐसी डायबिटीज मैं नहीं जानता हूं जो 72 घंटे में ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं आएगा और सारी दवाइयां, इंजेक्शन भी बंद ना हो जाए। मैं जानता नहीं हूं। इसलिए कि आप देखिए डायबिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल वी विल कम टू हाउ पैथोजेंस इफेक्ट डायबिटीज। चूंकि सबको पता है डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज नहीं है। आपको आज तक क्या पता था? डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज है। डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज नहीं है। ब्लड शुगर इज एन इफेक्ट ऑफ डायबिटीज, नॉट द कॉज ऑफ डायबिटीज। ब्लड शुगर इफेक्ट है, कॉज क्या है? कॉज इज हाइपर इंसुलिनीमिया। हमें हर 5 मिनट पे, हर 10 मिनट पे, हर 15 मिनट पे, हर 20 मिनट पे कुछ खाना होता है
ऐसा लगता है पेट में महिषासुर घुस गया है। हमें इतनी भूख क्यों लगती है? इतिहास में, अगर आप इतिहास में जाएंगे, हम कभी इतना खाते नहीं। हमें हर एक घंटे पे कुछ खाना है। जब भी ये स्थिति आएगी, हाइपर इंसुलिनीमिया आएगा। हाइपर इंसुलिनीमिया आएगा तो ब्लड शुगर कभी भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। जितनी दवाइयां हैं वो ब्लड शुगर को ऊपर नीचे करने के लिए है। हाइपर इंसुलिनीमिया पे अटैक करने के लिए एक भी दवा नहीं, एक भी दवा नहीं। इंसुलिन जो आप जब भी कुछ खाएंगे, आपको क्या लगता है ब्लड में शुगर नहीं बढ़ना चाहिए? वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ब्लड में शुगर बढ़ेगा क्योंकि बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगी, ब्लड में लेके आएगी। पैंक्रियास से इंसुलिन भी निकलेगा। ये इंसुलिन उस शुगर को लेके सेल में डाल नहीं पा रहा है, बस इतनी सी ही प्रॉब्लम है। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। क्यों रेजिस्टेंस हो गया? हर घंटे पे आप कुछ खा रहे हैं। क्या आप ये डिसिप्लिन लोग खाने के डिसिप्लिन नहीं रख सकते हैं? क्या हम 8 घंटे बिना कुछ खाए पानी पी के नहीं रह सकते हैं? अगर नहीं रह सकते हैं, यकीन करिए आप बीमारियों से घिरे रहेंगे। अगर रह सकते हैं तो दुनिया की सभी बीमारी बीट कर सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जब अनाउंस किया कि गुलामी की सभी बेड़ियां हमें तोड़नी पड़ेंगी, अपनी मानसिकता वहां से निकालनी पड़ेगी। हम आज तक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में फंसे हुए हैं। ये 75 साल पहले ही चले जाना चाहिए था। भारत की विधा क्या है? 2 जून भोजन। आप अगर इस पे आ जाएंगे, यकीन करिए कोई भी बीमारी रहेगी नहीं। इंसुलिन जो पैंक्रियास से निकलता है, फॉर द डॉक्टर्स, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए कोई दवा नहीं है। बॉडी खुद मेटाबोलाइज करती है। 7.5 घंटे लगाती है बॉडी इंसुलिन को मेटाबोलाइज करने के लिए। एक बार इंसुलिन मेटाबोलाइज हो गया तो बॉडी तैयार है दूसरे डोज के लिए, लेकिन हम 7.5 घंटे का गैप देते ही नहीं। प्रॉब्लम यही है। हमें 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 1 बजे। हमने तो आज तक ऐसा कोई जानवर नहीं देखा जो क्लॉक से खाना खाता हो। जब भूख लगे तब खाना खाइए, और खाने के जितनी भूख है उससे 75% ही खाइए। ये बेसिक बातें हैं। अगर आप करते जाएंगे, दुनिया की कोई डिजीज बीट कर सकते हैं। कमिंग बैक टू दैट फिंगर कट, कभी सोचा आपने इस पे हल्दी लगाने का? हल्दी लगाइए, 5 घंटे में वो बिल्कुल हील भी हो जाएगा। स्टिच की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन करिए, आप करके देखिए। कभी अगर उंगली कट जाए, स्टिच की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो हील कर जाएगा। और हम एक स्टेप आगे जाके उसको अभिमंत्रित करके लगाते हैं। क्यों अभिमंत्रण करना? लोगों को लगता होगा कि ये तो अनसाइंटिफिक तरीके है। जब से क्वांटम थ्योरी आया है, वर्ल्ड घूम चुका है। उसको पता नहीं चल रहा है कि होता कैसे। जैसे हल्दी का कोई इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री होता तो हल्दी को प्रखर रूप में वो सामने आती। दुनिया में सबसे बड़ी एंटीसेप्टिक, दुनिया में सबसे बड़ी एंटीबायोटिक, दुनिया में सबसे बड़ी एंटी कैंसरस, दुनिया में सबसे बड़ी एंटीऑक्सीडेंट हल्दी। आपके बॉडी में जाने के बाद ये कौन डिसाइड करता है कि वो एंटीसेप्टिक का काम करेगी, कि एंटीबायोटिक का काम करेगी, कि एंटी कैंसरस काम करेगी, कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी? कौन डिसाइड करता है? ये आप नहीं डिसाइड करते हैं, ये हल्दी डिसाइड करती है कि करना क्या है। इट्स अ क्वांटम फूड, सो लेट्स स्टार्ट रेस्पेक्टिंग आवर फूड्स। इसीलिए ब्रह्मास्त्र नहीं होता है जब तक उसको अभिमंत्रित ना किया जाए। इसलिए हम अभिमंत्रित करके लगाते हैं। और आप देखिए 5 घंटे के अंदर, आप कभी करके देखिए। आपको ये लग रहा होगा ये कोरी बातें हैं, कभी करके देखिएगा, वो आपको पता चल जाएगा हल्दी क्या काम कर रही है। दूसरा, आप देखिए कोई भी बीमारी जो बाहर से आई है, आपको क्या लगता है बॉडी स्टूपिड है? द ओनली प्रॉब्लम
विथ मॉडर्न मेडिसिन इज, उनको लगता है बॉडी कुछ नहीं कर सकती है, सब कुछ हमें ही करना है। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम विथ मॉडर्न मेडिसिन, हमें ही करना है, बॉडी कुछ नहीं कर सकती। आपको मैं दिखाता हूं ये चीज हमने कोरोना काल में कैसे यूज किया। द कोरोना वॉर वॉज, आप इन सब चीजों में ना रहें, एक दिन पूरा पानी पिए, दूसरे दिन आप अगर मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे, हमने पूरा सभी डिजीजेस का ऐसा डिस्क्रिप्शन हमने कोशिश की है देने की। आपको कोई बीमारी है ये वीडियो देख लीजिए और ठीक हो जाइए, हमें तो कांटेक्ट भी मत करिए, क्योंकि हम अकेले कितने लोगों को ठीक कर पाएंगे। एक वादा करना होगा, आप ठीक होंगे, 2 लोगों को और ठीक करिए, क्योंकि हम ऐसे आंदोलन जब तक नहीं करेंगे तब तक देश को स्वस्थ कैसे करेंगे। वैसे मैंने कोशिश की है, महीने में एक दिन हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर अपना ओपीडी करेंगे और लोगों को मिलेंगे, और हमें बड़ी खुशी होगी अगर हम आपको छू के कुछ भी कर पाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। वैसे जितनी भी डिजीजेस हैं, पहली बात उनसे बहुत घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी बात इम्यून सिस्टम की बात है जो आपको जानना चाहिए। इम्यून सिस्टम कहां होता है? बॉडी में। 80% आपका इम्यून सिस्टम आपके गट में है, पेट में। 10% आपके आउटर कवरिंग्स में है, 10% इनर लाइनिंग्स में। यही 100% इम्यून सिस्टम। तो 80% चांसेस हैं कि डिजीजेस जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, जो ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, जिसका कोई क्योर नहीं, वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स गट में फॉर्म हुआ। 80% चांसेस, क्योंकि 80% इम्यून सिस्टम गट में है। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अगर थायराइड में डिपॉजिट हो गया, उसी को हम हैशीमोटो थायराइडाइटिस कहते हैं। अगर लंग्स के ब्रोंकस में हो गया तो उसी को ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। अगर ब्रेन में हो गया तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। जॉइंट में हो गया तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। और हम ब्रेन, लंग्स और जॉइंट को ट्रीट कर रहे हैं, जो कि डिजीज नहीं है, डिजीज गट में है, हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। और मैं गट को ट्रीट कर रहा हूं, इसलिए वो डिजीजेस ट्रीट हो जा रहे हैं और लोग समझते हैं मिरेकल हो गया। कोई मिरेकल नहीं है। वी आर परसुइंग साइंस, वी आर नॉट डूइंग एनी मिरेकल, वी आर जस्ट परसुइंग साइंस एंड क्योरिंग मैनकाइंड। और बिना कोई दवा के आप इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट होता है, मैं आपको पूछूं, क्योंकि अभी आपने एडवर्टीजमेंट भी देखे होंगे। ये प्लाईवुड है, 99.9% बैक्टीरिया मार देता है। ऐसे ऐसे तो हम एड्स देखते हैं। वैसे तो टीवी में एडवर्टाइजमेंट करके अगर कुछ बिक रहा है वो झूठ है। पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए, अगर वो लोक सेवा के लिए है वो भी झूठ, वो भी झूठ है। कभी आपने देखा कि वो बोल रहे हैं B12 की डेफिशिएंसी है, आपको ब्रोकली खाना चाहिए। ब्रोकली की कोई इंडस्ट्री नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि आपके प्राइम टाइम को स्पॉन्सर कर पाए। तो स्पॉन्सर क्या होता है? संडे हो या मंडे, उनके पास पैसे हैं। वो पैसे कहां से आए? FDA से बड़ा झूठ दुनिया में कुछ नहीं है। FDA का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को एक साथ आने की जरूरत क्या पड़ी? आप उसके पेटीएम हैं। फूड से बीमार करेंगे, ड्रग से कभी ठीक नहीं होने देंगे। जिंदगी भर खरीदते रहिए, कभी फूड कभी ड्रग, कभी फूड कभी ड्रग, खरीदते रहिए आप, कभी आपको हेल्थ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप 2 बार ब्रश करने वाले लोग, मुंह में पता नहीं इतनी गंदगी कहां से आ गई कि आपको 2 बार ब्रश करना पड़ रहा है। कुछ लोग तो 3-4 बार करते हैं, फिर भी बैड स्मेल करते हैं। हम तो 1 बार भी नहीं करते हैं एंड वी स्मेल ऑसम, क्योंकि नहीं ब्रश करने वाले ज्यादा अच्छा स्मेल करते हैं। ये बात समझना पड़ेगा कि आप जो फ्लोराइड यूज कर रहे हैं,
मुझे दुनिया का कोई साइंटिफिक पेपर दिखा दिया जाए कि ये फ्लोराइड से आपके दांत व्हाइट होते हैं, ज्यादा लॉन्ग रहते हैं, दिखा दिया जाए, दिखाइए मुझे कहीं कोई पेपर है? कभी आपने सोचा नहीं? 2 बार आपको ब्रश करवाया जा रहा है, जैसे ही आप फ्लोराइड यूज करते हैं वो सीधा गम से एब्जॉर्ब होता है, कहां जाता है? इट्स अ न्यूरोटॉक्सिक, पाइनियल ग्लैंड को कैल्सिफाई करता है। और मॉडर्न मेडिसिन में पाइनियल ग्लैंड का कैल्सिफिकेशन को फिजियोलॉजिकल माना जाता है। बहुत शर्म की बात, या तो हम साइंस जानते नहीं हैं या हम वही चीजें रिपीट कर रहे हैं जो 50 साल पहले हम करते थे। दैट इज नॉट साइंस। आई बिलीव इन आयुर्वेद, प्लीज डोंट बिलीव इज गॉड, रेस्ट इज साइंस। हमें जब तक ये बात समझ नहीं आएगी तब तक हम बिलीव करते रहेंगे और साइंस को परसू नहीं करेंगे। बिलीव इन साइंस। और साइंस क्या है? विज्ञान नहीं है प्लीज। ये बॉडी जो आपको दिख रही है ये अन्नमय कोश है, इसको चलाता है प्राणमय कोश, उसके ऊपर है मनोमय कोश, उसके ऊपर है विज्ञानमय कोश, उसके ऊपर है आनंदमय कोश। और कभी भारत को अगर ऊंचा उठाना हो दूसरों की नजरों में, बहुत सिंपल है। जहां भी बहस हो रही है वहां पर यह बताना जरूरी है, अनुलोम विलोम कोई चीज होता है। ऑपोजिट्स को अनुलोम विलोम कहते हैं। जैसे शब्दों का विलोम होता है, सुख का विलोम क्या है? ऊंच का विलोम क्या है? मैरिज का विलोम क्या है? डिवोर्स। निकाह का विलोम क्या है? तलाक। विवाह का विलोम क्या है? विवाह का कोई विलोम नहीं। ये भारत है और इसी इंस्टीट्यूशन पे हमारी सिविलाइजेशन टिकी हुई है। आपने कभी देखा नहीं अर्धनारीश्वर ने हिमालय की चोटी पे कैलाश पर्वत पे बैठ के मैरिज को एक उतनी बड़ी उत्थान दी है, और हम कहां फंसे हैं? डिवोर्स में फंसे हैं। वापस भारतीय बन जाइए और यकीन करके चलिए, ये 7 जन्मों का है। विज्ञान साइंस नहीं है, विज्ञान विशेष ज्ञान है। विशेष ज्ञान जो आपको प्राप्त होता है, जो 5 इंद्रियां हैं आपकी, जिससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप अंदर लेते हैं, आपके पास तरीके 5 ही हैं। द सेंस ऑफ साइट, द सेंस ऑफ टेस्ट, द सेंस ऑफ स्मेल, द सेंस ऑफ टच एंड द सेंस ऑफ हियरिंग। यही 5 तरीके हैं कोई भी ज्ञान अंदर लेने के। उस ज्ञान का मंथन आप करते हैं, जो आपको एक विशेष अनुभूति होती है कि ये चीज ऐसे नहीं करना चाहिए, वो आपका विशेष ज्ञान है, वो विज्ञान नहीं। इसीलिए संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है, इसका कोई पर्यायवाची शब्द दुनिया के किसी भाषा में नहीं। इसलिए संस्कृत से कंपैरिजन, भारत में प्रॉब्लम क्या हुआ कि संस्कृत गई, संस्कृति चली गई। संस्कृत को वापस लाएं, संस्कृति को वापस लाएं, बहुत सी चीजें ज्ञान की आपको वैसे मिलेंगी। 400 से ब्लड शुगर 100 हो गया तो वो डॉक्टर को पूछना जरूरी है कि बाकी 300 गया कहां गया? हमने क्या ब्रीद आउट कर दिया, यूरिन में ये चला गया, फीसिस में निकल गया, गया कहां? वो कहीं नहीं गया है, वो बॉडी नहीं। एक जगह से कचरा उठ के दूसरी जगह जाके बैठ गया, जब जरूरत पड़ेगा वो फिर आ जाएगा। इसीलिए हम यही काम कर रहे हैं, डिजीज को ठीक नहीं कर रहे। ब्लड शुगर आपने नॉर्मल कर लिया दवा से, इसके लिए बहुत खुशी की बात नहीं, क्योंकि वो आपको अगर डायबिटीज है तो यकीन करके चलिए, डेट डाल लीजिए, आज डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, 20 साल में किडनी फेल करेगी। जितना मर्जी उसको आप वो कर लीजिए, जितना मर्जी आप कंट्रोल रखिए, और बाद में आश्चर्य होता है कि मेरा तो कंट्रोल था, किडनी पता नहीं कैसे फेल कर गई। ये पता नहीं कैसे वाली जो स्थितियां हैं, अवॉइड करिए इसको। 20 साल में किडनी फेल करेगी, 25 साल में हार्ट फेल करेगा, ये करेगा ही करेगा। कैलेंडर में नोट कर लीजिए।
इसलिए समग्र रूप से डिजीज को हटाना बहुत जरूरी है और वो बहुत सिंपल है, वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसका रास्ता ड्रग वाला रास्ता नहीं है। बिना ड्रग के डिजीजेस ठीक हो सकती हैं, ये हमने प्रूव भी किया है और रोज कर रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारियां हम रोक भी रहे हैं, उसको यू टर्न भी दिला रहे हैं और कैंसर फ्री भी कर रहे हैं। जो एक भी, जैसे एक इसी तरह का फोरम था जहां पर एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री के एंडोक्राइनोलॉजी के हेड मेरे साथ शेयर कर रहे थे। उन्होंने बड़े गुस्से में, जब उनको लगा कि ये सभी बातें काटने के लिए कुछ तो यूज करना पड़ेगा, उन्होंने बोला कि आपको मालूम नहीं है, मैंने 1 लाख पेशेंट अब तक देखे हैं। तो हमने हाथ जोड़ लिया, प्रभु आप तो 1 लाख नहीं, आप तो मॉडेस्टी में कह रहे होंगे, आपने 3 लाख देखे होंगे, 1 लाख कह रहे हैं। हमने 100 देखे, 100 ठीक किए। आप बताइए अपना स्कोर। जब तक हम, यू हैव टू आस्क पर्टिनेंट क्वेश्चंस। हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, हमने इतने देखे होंगे। आपने इफेक्टिवली किया क्या, उसको ठीक किया कि नहीं किया? हम इस कोशिश में हैं कि कोई भी आदमी डिजीज फ्री रहे। कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है जो क्योरेबल नहीं है। हम न कर पाए वो बात दूसरी, हो सकता है हम न कर पाए, लेकिन कोई ऐसी डिजीज मैं नहीं जानता हूं जिसका कोई क्योर नहीं। क्योर है और बिल्कुल है, और प्रयास करने पे वो दिख भी जाता है। इसी तरह से कैंसर को रोकने में हम बहुत हद तक कामयाब हैं और कैंसर को यू टर्न दिलाने में मैं तो ये जानना भी चाहता हूं कि जितने लोग कैंसर को डील कर रहे हैं, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हों, एक पेशेंट कोई दिखा दे जो सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी से क्योर हो गया। एक, पूरे वर्ल्ड में एक पेशेंट दिखा दिया जाए मुझे जो इसे क्योर हो। क्योंकि हमें बेसिक्स 2 + 2 4 होता है, ये बेसिक्स हम भूल चले। कमिंग बैक टू डिजीज होते कैसे हैं, या तो बाहर से पैथोजन आएगा या अंदर का सेल पैथोजेनिक हो जाएगा। अंदर का सेल जब कैंसरस हो जाता है तो वो आपके नॉर्मल इम्यून सिस्टम से मरेगा नहीं। इम्यून सिस्टम जब भी आएगा वो डक कर जाएगा, छुप जाएगा, इम्यून सिस्टम को चकमा दे देगा, बिकॉज घर का भेदी लंका ढाए, उसको सब कुछ मालूम है कब इम्यून सिस्टम का अटैक होगा, कहां पे छुपना है, कैसे कैसे सेल्स को गैदर करना है। वो स्टेम सेल्स को गैदर करके अपने में मिला लेता है और बड़ा हो जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, वो एक टेररिस्ट सेल है, आप तो पुलिस वाले हैं। टेररिस्ट को मार के टेररिज्म खत्म कर दिया क्या आपने? जितना मर्जी टेररिस्ट मारते रहिए, टेररिज्म खत्म नहीं होगा। टेररिज्म को खत्म करने के लिए टेररिज्म के फिलॉसफी पे अटैक करना पड़ेगा। जब तक आपका अटैक वहां नहीं जाएगा तब तक आप टेररिस्ट मारते रहिए, मारते रहिए। सर्जरी क्या है, काट के निकाल दो। रेडियोथेरेपी क्या है, जला दो। कीमोथेरेपी क्या है, पॉइजन कर दो। ये मारने के तरीके हैं, कभी भी आप इससे क्योर नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू हिट ऑन द फिलॉसफी ऑफ व्हाई दिस हैपेंड। जब तक वो वाई का आंसर नहीं मिलेगा, और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, मैंने जानबूझ के अन्नमय कोश, प्राणमय कोश की बात की है ताकि आप ये समझें, कोई भी डिजीज को, बड़ी डिजीज को किल करने के लिए दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, इन तीनों एंगल से प्रहार से त्रिशूल की तरह प्रहार करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं। हम सिर्फ बॉडी को ही ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम माइंड को भी ट्रीट कर रहे हैं, उसका मनोमय कोश क्लीन कर रहे हैं। He is not happy in his marriage. He is not happy in his work. He is not happy with his colleagues. अगर आप नहीं हैं तो यकीन करके चलिए, आज बीमारी नहीं है, कल होगी जरूर। बिकॉज आपके मनोमय कोश में वो विकृतियां आपके ऑरा में आएंगी पहले, उसके बाद फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट करेंगे। और हम साइंस में फंसे रहेंगे कि फिजिकल बॉडी में कैसे हुआ, हम देख नहीं रहे हैं कि उसका सोर्स क्या है। तो हम थर्ड आई में कोशिश ये कर रहे हैं, किसी भी डिजीज को दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक एस्पेक्ट से देखें और उसको क्योर करें, जिसमें बहुत हद तक
बहुत लोगों की सेवाएं हम कर भी रहे हैं। अभी हाल फिलहाल हमारे यहाँ पायलट बाबा दाखिल हैं जिनका किडनी फेलियर है। उनका एक दिन में डायबिटीज, हमने 16 साल का डायबिटीज एक दिन में ठीक किया। एक दिन में ब्लड शुगर नॉर्मल और ब्लड स्टॉप, और किडनी फेलियर को रिवर्स कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? डॉक्टर्स को सुन के बहुत आश्चर्य होगा। किडनी जब फेल हो गई है, किडनी क्या काम करती है? टॉक्सिन्स निकालती है। उसका बेसिक काम यही है कि डिटॉक्स करना बॉडी को। लीवर और किडनी इसमें लगे हुए, दोनों मेटाबॉलिज्म के अहम ये पड़ाव है। मेटाबॉलिक फेलियर के चलते सभी डिजीजेस होती हैं। तो आप अगर देखेंगे किडनी फेल हो गई है तो क्या कोई और तरीका है जिससे टॉक्सिन्स को निकाला जाए? जी हाँ, स्किन। वी आर यूजिंग स्किन एज किडनी 2.0। हम गर्म पानी में लिटा देते हैं उसको, उसका पसीना निकलता है और पेशेंट का क्रिएटिनिन, यूरिया सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वी आर यूजिंग साइंस एज मेडिसिन, और हम ये साइंस यूज कर रहे हैं एज मेडिसिन। वी आर यूजिंग लाइट एज मेडिसिन, हीट एज मेडिसिन, posture as medicine, everything we are doing so that आप स्वस्थ रह सकें। आप देखेंगे हम बीच बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर है किसी को, आपको क्या लगता है ड्रग के बिना ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है? सबसे पहले बैक रेस्ट छोड़िए। जब आप बैक रेस्ट लेते हैं तो आपके बैक के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। अगर आप बैक रेस्ट नहीं लेते, स्टूल पे बैठते, तो बैक के मसल्स स्ट्रांग होते, आपके स्पाइन को इरेक्ट रखते, डिमेंशिया कभी नहीं होता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप जब तकिया लेते हैं तो तकिया आपने ले लिया तो आपने अपने सर को ऊंचा कर लिया। जब आप ग्रेविटी के साथ हैं तो ब्लड को, अगर आपने तकिया ले लिया, एक किंक बना दिया आपने, ब्लड को यहां पर पहुंचने में स्कैल्प से बाल उड़ रहे हैं आपके, क्योंकि ब्लड वहां पे पहुंच नहीं रहा है। तकिया लेते हैं आपने ऐसे कर लिया, ब्लड वहां पे नहीं पहुंच रहा है, तो ब्लड को प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा वहां पहुंचने के लिए। तो क्या करना होगा? तकिया निकाल दीजिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है। बैक रेस्ट छोड़ दीजिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। पेट के बल लेटना शुरू कर दीजिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये सभी बातें, जो लोग स्नोर करते हैं, स्नोरिंग इज अ प्रॉब्लम, सिर्फ मेल्स ही नहीं, फीमेल्स भी करते। कैसे? हवा को आप जब एंगल देंगे तो बजेगा। बांसुरी कैसे बजती है? जब आपने तकिया ले लिया तो हवा को आपने एंगल दे दिया, वो बजेगा ही। तकिया निकाल दीजिए, स्नोरिंग बंद हो जाएगा। आप देखिए, ये बहुत सिंपल चीजें हैं जिनको हम सर्जरी करते हैं। मैं बहुत आश्चर्य करता हूं, मेरे कई ENT सर्जन फ्रेंड्स हैं, वो सर्जरी करते हैं इन बातों के लिए। बहुत सिंपल सी बात है। आप भारतीयता में वापस आइए। सूर्योदय से 90 मिनट पहले उठिए। शाम को 7 बजे के बाद अपने घर में टेलीविजन, अपना टेलीफोन बंद करिए और देखिए 100 साल की जिंदगी कैसे संभव है। थैंक यू वेरी मच। एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, आई विल बी ग्लैड टू आंसर। आपके प्रश्न हैं तो मैं आंसर करूंगा और वी विल ट्राई टू हेल्प यू। सर, लीकी गट के बारे में कुछ बताएं। जी, उसको कैसे प्रिवेंट करना? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। ये यहाँ रखो, लेना। ऑटो इम्यून डिजीज, ये इतना छोटा प्रश्न को पूछ के अभी बैठ जाएंगे, हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा कि उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। लीकी गट, तो सबसे पहले आप यूनिसेल्युलर हैं कि मल्टी सेल्युलर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सर जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यूनिसेल्युलर हैं कि मल्टी सेल्युलर? ओरिजिनेट यूनिसेल्युलर से और फिर मल्टीसेल्युलर। थैंक यू सर। आपने वो बोल दिया कि वो छोटे थे कि लंबे थे। लंबों की पंक्ति में छोटे थे, लेकिन छोटे नहीं थे। छोटों की पंक्ति में थोड़े लंबे दिखते थे। वो आपने बीच वाला जो आंसर देखे, बहुत बढ़िया किया। एनीवे, यू आर अ यूनिसेल्युलर बीइंग। जाइगोट से शुरू किया था, उसके बाद
नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपने ये अन्नमय कोश बनाया है, अन्न खा खा के, इसीलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। ये नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फिर उसको दूसरा स्पीशी या फिर मल्टी सेलुलर कहा जाएगा। तो आप फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यूनिसेलुलर हैं। आपके ब्रेन में वही सेल्स हैं जो आपके हाथ में हैं, जो आपकी किडनी में हैं, जो आपके लंग्स में हैं, जो आपके हार्ट में हैं। और अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न मेडिसिन इसको डिस्कनेक्टेड मानती है। आपका हार्ट से किडनी का कोई मतलब नहीं है। क्रिएटिनिन क्यों ऊपर जाना चाहिए? हार्ट में तो स्टेंट ही पड़ा है। हम जब तक इन चीजों से बाहर नहीं आएंगे, जैसे किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को पूछो, वो बोलेगा किडनी वाले को पूछो। आप घूमते रहिए और इसी मृग तृष्णा में रहिए कि शायद कभी कोई ड्रग इजाद हो जाएगा और मैं हेल्दी हो जाऊंगा। इस मृग तृष्णा में उम्र बीत जाती है। You have to take control of yourself. You have to take control of your body. If you have taken control, if you know basics, यकीन करिए 100 साल का जीवन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जब तक आप उसको डिफिकल्ट ना बनाए। वैसे मैं 140 कहता हूं, क्यों? कोई भी चीज सृष्टि में अपने मैच्योरिटी से 7 टाइम्स ज्यादा जीती। 7 का फिगर बहुत ही प्रकृति में आप अगर देखेंगे 7 रंग होते हैं, विद्योर 7 रंगों से बना है। 7 इज अ मैजिकल फिगर, इसीलिए धोनी का 7 था। एनीवे, तो 7 इज अ मैजिकल फिगर। मैच्योरिटी से 7 टाइम्स ज्यादा जीता है। आप 20 साल में मैच्योर होते हैं। कोई कारण नहीं है कि आप 140 साल के पहले पृथ्वी छोड़े, जब तक आप नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे तो आप जल्दी छोड़ सकते हैं। आपने अपने ऊपर इतना जितना आप भोजन करते हैं, इतना भोजन रिक्वायर्ड नहीं, चाहे वो फ्री भी मिल रहा हो। यकीन करके चलिए, ये आपकी बॉडी है और हर चीज का कोटा है जिंदगी में। शराब पीने वाले की बीवियां पहले चली आती, ये इनको शराब के लिए मना करिए। अरे पूरी दुनिया मना करती रह गई, वो नहीं माना, मैं कौन हूं? तो मैं तो बोलता हूँ, कितना पीते हो भाई? 1 पाव, आधा बॉटल पियो। आधा वाले को बोलता हूँ 1 बॉटल पियो, तुम्हारा ही कोटा है। एक साथ पी लो, बाद में 1 बूंद नहीं पी पाओगे। धीरे धीरे पियो, जिंदगी भर पी सकते हैं, तुम्हारा ही कोटा है। तो उसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। फ्री में मिल रहा है तो मरने की जरूरत नहीं है। जीना सीखना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ वहां घूमते रहेंगे, यहाँ वहां से नॉलेज इकट्ठा करते रहेंगे। कमिंग बैक टू लीकी गट, तो आप मल्टी सेलुलर हैं। 100 ट्रिलियन सेल्स हैं आपकी बॉडी में। 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। इसमें 90 ट्रिलियन बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, यीस्ट, म्यूकर हैं। ओनली 10 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स। तो आप एक बैक्टीरियल कॉलोनी हैं। यू आर अ बैक्टीरियल कॉलोनी, जहां पर बैक्टीरिया इस समन्वय में है। वो तब तक आपको हेल्प करेंगे जब तक आपका इम्यून सिस्टम गार्ड कर रहा है। भारत की इज्जत तब तक है जब तक हमारा सिपाही बॉर्डर को ठीक से गार्ड कर पा रहा है, तब तक इज्जत है। जिस दिन आपका रेस्पेक्ट तब तक है जब तक भारत, जिस दिन वो बॉर्डर्स पोरस हो गए, भारत भी नहीं रहेगा, आप भी नहीं रहेंगे, उसी तरह इंडिविजुअल भी नहीं रहेंगे। अगर उसके बॉर्डर्स सुरक्षित नहीं हैं, तो वही बैक्टीरिया जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, वही पैथोजेनिक बन जाएंगे और उसी को मार देंगे। ऐसा राज्यों में भी इतिहास में देखा गया है, इसलिए इतिहास जानना जरूरी है। राजा जब तक सशक्त है, तब तक सभी चीजें ठीक चलती रहती, नहीं तो वही राजा का जो मिनिस्टर है वो टेक ओवर कर लेता है। ये प्रकृति का नियम है, आप इसके विरुद्ध नहीं जा सकते। लीकी गट क्या है? गट में कोई एक रेंट हो गया है, जहां से बैक्टीरिया, अनवांटेड फूड पार्टिकल्स आके इम्यून सिस्टम को छेड़ रहे हैं और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। वो लीकी गट
आपके रॉन्ग फूड से भी हो सकता है, आपके रॉन्ग थॉट से भी हो सकता है। अगर सडनली आपने बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा दिया, बहुत ज्यादा आप उत्तेजित हो गए किसी बात पे, लीकी गट उसी समय, और आप दूसरे किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे, खुद को हार्म पहुंचा रहे। इसलिए इन बातों से बचना जरूरी है, इसीलिए एक बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। सो लीकी गट इज the reason for all autoimmune diseases known to mankind is leaky gut. जितने ऑटो इम्यून डिजीजेज आपको पता है, और हम क्या करते हैं, लीकी गट को प्लग करते हैं। जैसे वो प्लग हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज ठीक हो जाते हैं। वो ड्रग से ठीक नहीं होते हैं, और वो ड्रग से प्लग भी नहीं होते। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट क्वेश्चन सर। हाँ, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है सर। शॉर्ट में ये है कि पहली बात, जो आप भोजन समझ रहे हैं, जो आप भोजन खा रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि वो भोजन है? इस मिथ्या में जीना बंद करें। आपने कभी गौर किया, हम सीड्स खाते हैं, चावल क्या है? सीड ही है ना। दाल क्या है? सीड है ना। रोटी क्या है? सीड ही है ना। सीड हैज द पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम अ ट्री, हमें पता है, इसलिए हम सीड्स खाते हैं। दाल आपने बॉईल कर लिया और उसमें से, कुकर में से निकाल के जमीन में गाड़ देंगे तो पेड़ उग जाएगा? उग जाएगा क्या? क्यों? तो वो डेड हो गया ना। तो डेड फूड आपको लाइफ कहां से दे रहा है? मेरे को वो साइंस दिखा दीजिए, मैं देखना चाहता हूं वो साइंस, मैं जानना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं। डेड फूड आपको डेथ देगा, लाइफ फूड्स लाइफ देंगे। अगर लीकी गट को रोकना है तो आपके खाने में 50% फूड लाइफ फूड्स होने जरूरी है। डेड फूड यूज करिए टेस्ट के लिए, क्योंकि टेस्ट बहुत जरूरी है जिंदगी में। जरूरी है कि टेस्ट भी रहे, नहीं तो फिर सब लोग हिमालय ही चले जाएंगे। तो टेस्ट होना जरूरी है, लेकिन टेस्ट के लिए ही सब कुछ करना ठीक नहीं। तो 50% ऑफ योर फूड हैज टू बी रॉ फूड। अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, यकीन करिए पॉन्ड्स इंस्टीट्यूट जो विटामिन ई का क्रीम है इसमें, और स्किन शाइन करेगा, ऐसी स्थितियां पॉन्ड्स इंस्टीट्यूट को भी पता है कि विटामिन ई खाना पड़ेगा, तब वो स्किन में आएगा और तब वो रिफ्लेक्ट करेगा, तब स्किन से वो शाइन आएगी। तो विटामिन ई का सबसे रिचेस्ट सोर्स क्या है? स्प्राउट्स। तो पॉन्ड्स इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए? एडवर्टाइजमेंट में आप स्प्राउट खाइए और हेल्दी हो जाइए। तो उनका सामान कैसे बिकेगा? इसलिए सब झूठ बिकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा उसका आवरण हटाना पड़ेगा देखने के लिए कि एक्चुअली क्या है। जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनके लिए एक खास बात, प्रोटीन इतना खा के बॉस जाना कहाँ है? प्रोटीन से मसल बनता है, इससे बड़ा झूठ मैंने आज तक नहीं देखा। ये साइंस नहीं, ये साइंस नहीं। प्रोटीन का आप बिस्किट भी खा रहे हैं, अंडा भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, इसमें प्रोटीन है, उसमें प्रोटीन है, जाना कहाँ है बॉस? करना क्या है? प्रोटीन कितना चाहिए बॉडी को? अब मैं साइंस बात करूं, 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। आपका अगर 60 किलो वजन है तो 48 ग्राम ही प्रोटीन चाहिए, और 48 ग्राम प्रोटीन एक हैंडफुल अंकुरित चने में मिल जाता है। इससे ज्यादा आप अगर प्रोटीन खा रहे हैं, किडनी फेलियर के लिए तैयार रहिए, तैयार रहिए। और ये फूड इंडस्ट्री, ये जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड लंच लाइक अ क्वीन एंड वो डिनर लाइक अ पॉपर, व्हाट नॉनसेंस। ये फूड इंडस्ट्री का प्रोमलगेट किया हुआ व्हाट्सएप है। कॉमन सेंस यूज करिए। ये सब लोग आपको कुछ बेच रहे हैं और आप कुछ खरीद रहे हैं। और जहां तक दूध की बात है, दूध की बात के बिना ये कार्यक्रम को खत्म करना ठीक नहीं। गौ माता में और काऊ में फर्क समझना शुरू कर दीजिए।
गौ दूध की फैक्ट्री है, गौ माता नहीं है। गौ माता की सेवा सिर्फ दूध के लिए मत करिए। गौ माता है तो भारत है, गौ माता नहीं है तो भारत नहीं है। कभी किसी गौ टेक में मैं ये लेक्चर दूंगा, उसका लाइव ब्रॉडकास्ट होगा, आप सुन भी सकते हैं। विल साइंटिफिकली प्रूव इट, विल प्रूव इट कि गौ माता क्यों जरूरी है। लेकिन गौ माता को सिर्फ दूध के लिए, मतलब हम इतने वो हो गए हैं कि हमें तो सिर्फ अपना फायदा ये देखना चाहिए। गौ माता वो है जो अपना स्किन चारों तरफ से मूव कर सकती हैं। आपने कभी देखा होगा, मक्खी अगर कोई गाय के पैर पे बैठ जाती है, वो वहां का स्किन मूव करके उड़ा देती है उसको। उसके पास वो ताकत है। जैसे आप लिपटते हैं, आपकी बॉडी केमिस्ट्री से वो समझ जाती है कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है। वो जंगल जाती है, उन जड़ी बूटियों को चर के आती है, अपने गोमूत्र से, गोबर से, दूध से, सिक्रीशन से और अपने आशीर्वाद से आपको ठीक करती है, आपकी बीमारियों को। इसीलिए गौ माता में और गौ में फर्क समझना बहुत जरूरी है। हमने गौ माता को गौ बना दिया क्योंकि हमारी मानसिकता है कि हमें इससे क्या मिलेगा। जब वो बूढ़ी हो जाती हैं तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बिकती 5,000 रुपए में है और एक गौ माता का बीफ अगर बिकता है तो 1,00,000 रुपए में बिकता है। तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने खंडित दृष्टिकोण से अपनी मां को बेचने के लिए। आप रिस्पॉन्सिबल। एनीवे, विल नॉट गो देयर। लेकिन मैं ये बात समझाना चाहता हूं कि दूध जो आपको मिल रहा है वो दूध आपके लिए सही नहीं है। अगर आप दूध लेते रहेंगे, लीकी गट कभी भी प्रिवेंट नहीं होगा, कभी भी नहीं, चाय में भी नहीं। अगर आप चाय पी रहे हैं दूध वाली, उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं। बात यह है कि हमने ऑल्टरनेटिव की तरफ देखा ही नहीं। उससे ज्यादा टेस्टी ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन हमने देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं। हम एक ही रास्ता जानते हैं, यहां से दिल्ली जाना है, एक ही रास्ता है। कई रास्ते हो सकते हैं, उससे शॉर्ट रास्ते भी हो सकते हैं, उससे बेटर रास्ते भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते, हम जानते ही नहीं, हम जानना भी नहीं चाहते। इसलिए हमें ये प्रॉब्लम है। जो आप दूध पी रहे हैं, अगर इमीडिएट इफेक्ट से बंद नहीं करेंगे तो आपकी हड्डियां कमजोर होंगी। और इस बेवकूफी में ना रहिए कि दूध से कैल्शियम मिलता है तो गाय को कैल्शियम कहां से मिलता है, ये क्वेश्चन पूछिए, ये पूछना जरूरी है। दूध से आप कैल्शियम लूज करते हैं, ये साइंस। जब भी दूसरे स्पीशी का दूध पिएंगे, बॉडी में एसिडिटी बढ़ेगी। उस एसिडिटी को बफर करने के लिए बोन और दांत से कैल्शियम निकलते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गेनिंग कैल्शियम यू आर लूजिंग कैल्शियम। दिस इज साइंस। बाकी आप अपने मन में जो भी सोचें, दूध पीने से हड्डियां मजबूत नहीं होती। और ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑर्थोपेडिक सर्जन सिटिंग हियर। It is not a calcium deficiency disorder. It is a weight lifting disorder. आप वेट लिफ्ट करना शुरू करिए, ऑस्टियोपोरोसिस चला जाएगा। ये कितने लोग जानते हैं? कैसे, मैं आपको बताता हूं। बोन एक ऐसा टिश्यू है जहां पर एक सेल के ऊपर दूसरे सेल कंपैक्ट होता है। जब इसमें गैप आ जाता है, मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूं, मैं आपको जो बोलूंगा प्रूफ के साथ बोलूंगा। मैं ऐसी कोई बात बोलूंगा नहीं जो मैं प्रूव नहीं कर सकता। एक सेल के ऊपर दूसरा सेल इंपैक्ट होता है। जब आप वेट लिफ्ट करते हैं, वो इंपैक्ट होता है, ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट होता है। पहले हम बोझा ढोते थे, आजकल हम आराम पसंद हो गए, अपनी बॉडी का वेट नहीं ढो पाते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस होना जरूरी है। आप वेट लिफ्ट करना शुरू करिए। 90-year-old लेडी का हमने ये रिवर्स करके दिखाया विद इन 45 days। ऑस्टियोपोरोसिस, नो ड्रग्स, nothing. You just have to know the science of how the body functions, and everything can be cured. And this is how we cured osteoporosis. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जितना भी आपको ऊट पटांग साउंड कर रहा हो, कभी करके देखिए। आप अपना वेट लिफ्ट करना शुरू करिए। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, आप ये पुशअप्स से शुरू कर दीजिए, या फिर योग करना शुरू करिए, या सूर्य दर्शन करना शुरू कर दीजिए।
ये सभी चीजें आपके ऑस्टियोपोरोसिस को खत्म कर देंगी। और हम कहाँ फंसे हैं? हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। हम उन कॉम्प्लिकेटेड साइंस की तरफ जा रहे हैं जहां से जिसको निचोड़ के एक ड्रग बनाया जा सके और पेशेंट को दिया जा सके। हमें वापस आना पड़ेगा साइंस पे, जहां पर हम क्योर कर पाए पेशेंट को और पेशेंट को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो पद्धति कोई भी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो। मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको इसलिए बोल पा रहा हूं कि एमबीबीएस के बाद 9 साल पढ़ा हूं मैं, अभी भी पढ़ रहा हूं। और इन 9 सालों में चूंकि संस्कृत आती है मुझे, मैं आयुर्वेद, यूनानी मेडिसिन, चाइनीज मेडिसिन, जापानीज मेडिसिन, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मर्म थेरेपी, वर्म थेरेपी सब जानता हूं। इसलिए मेरा पर्सपेक्टिव किसी डिजीज प्रोसेस का बहुत डिफरेंट होगा फ्रॉम एनीबडी एल्स दैट यू नो। ऑफ कोर्स साइंस को हम कभी इग्नोर नहीं करते, लेकिन खूब बहस करते हैं, क्योंकि भारत एक वाद का देश है। वाद वांग्मय को और निखारता है। भारत का वांग्मय कौन सा है? वांग्मय क्या है? फिलॉसफी। फिलॉसफी को वांग्मय कहते हैं। और फिलॉसफी कैसे? फिलसोफिया, लव फॉर बुक्स, इंग्लिश वर्ड। भारत में फिलॉसफी को क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र। सत्य के दर्शन होते हैं प्रत्यक्ष, कोई ये किताबों में लिखा हुआ चीज नहीं। सत्य के दर्शन करिए, ये दर्शन शास्त्र है और ये फिलॉसफी है और ये भारत है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सभी चीजें, भारत कौन सी फिलॉसफी पे चलता है? बाय द वे, सांख्य दर्शन पे चलता है। किसी इंग्लिश वाले को समझाना हो, जैसे मोस्ट साइंटिफिक इक्वेशन नोन टू मैनकाइंड अभी तक क्या है? सबने सुना होगा, E = mc², है ना? उसका मतलब जितने भी साइंस वाले हैं, किसी से पूछ लीजिए, सब बोलेंगे हाँ कुछ एनर्जी और मैथ्स का है। वैसे तो मोस्टली लोग नहीं जानते, जो जानते भी हैं बोलेंगे एनर्जी मैथ्स का कन्वर्शन है। अरे भाई, उससे तुम्हारा सेल फोन चल रहा है, कभी तुमने ये बताया नहीं? अगर E = mc² नहीं होता तो आप सेल फोन लेके नहीं घूम रहे होते। उसका एप्लीकेशन है। ये मैथ्स है, 400 ग्राम है मान लीजिए, इसमें अगर c² का फोर्स लगा दिया जाए, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस एनर्जी को कूल डाउन कर लिया जाए तो मैथ बन जाएगा। ये है E = mc²। तो ये समझने में कहां प्रॉब्लम है कि सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। ये समझने में कहां दिक्कत है और कैसे अनसाइंटिफिक है ये? बात यह है कि समझाने वाले लोग नहीं। So thank you very much, and sir, if there are any more questions, I'll be glad to answer. माइक जी जी ना, माइक ये ये लो ना। एक पीछे भेजा ना, कि मेजर पीछे भेजा था, कहाँ है माइक? और जब उनका टेस्ट कराते हैं, मतलब जैसे कभी ऐसे तो कराते नहीं है, ऐसे हो गया मान लो, तो उनका बहुत बढ़िया आता है। अब हम जाके सब छोड़ देते हैं कि इस एज में, और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आता है, फिर दवाइयाँ भी खा रहे हैं, फिर भी ज्यादा आ रहा है। तो ये ऐसे कैसे हो जाता है कि फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है? थैंक यू कम करने के बाद बढ़ने लगता है, जब हम ज्यादा खाते हैं और हम यंग होते हैं तब। थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। थैंक यू। हमारे यहाँ पेशेंट्स कितने हैं? जी सर। कोलेस्ट्रॉल से बड़ा झूठ हमने आज तक सुना नहीं। पहली बात, कोलेस्ट्रॉल, आप मान लीजिए यहाँ पे मर्डर हो गया, यहाँ पे एक मर्डर हो गया, तो पुलिस जब पंचनामा करेगी तो यहाँ पर मैं भी था, वो भी थे, तो क्या मैंने मर्डर किया? कोलेस्ट्रॉल कोई भी चीज में पाया जाता है, वहां पर पाया जाना कोई जरूरी नहीं है कि वो क्राइम में लिप्त ही हो सकता है हेल्प करने आया हो। और एग्जैक्टली यही बात है। पहली चीज, VLDL क्या है? वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इट्स अ प्रोटीन। बैड कोलेस्ट्रॉल बोलने के पहले हमने कभी सोचा
कि वो प्रोटीन है। एचडीएल क्या है? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इट्स अ प्रोटीन, इट इज अ कैरियर, इट इज अ बोट जिसमें कोलेस्ट्रॉल बैठ के जाता है। और कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है? आपका पाइप अगर लीक कर गया है तो डॉक्टर फिक्सिट लगाते हैं ना, वो डॉक्टर फिक्सिट का काम करता है। आपका सुबह से शाम तक जीवन शैली ऐसी है कि आपके आर्टरीज कभी भी लीक कर सकते हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना आपके लिए अच्छा है। नंबर 1। नंबर 2, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो ब्लड थिक हो जाएगा। तो ब्लड थिक कैसे होता है? क्योंकि उसका इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस है। आपके पांव जमीन पे रखिए, आप एक काम करिए, जो आप टेस्ट कराते हैं विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी वाले को बुलाइए और बोलिए मेरा ब्लड लो अभी, और आधा घंटा बैठ जाओ और अपने जूता खोल के पांव जमीन पे रख दीजिए और बोलिए आधे घंटे बाद फिर से ब्लड ले लो, और दोनों को कंपेयर ही कर लीजिए ना, विस्कोसिटी कहां गया, ब्लड थिन कैसे हुआ। जमीन पे पांव रखिए, जिनके पांव जमीन पे नहीं है वो बहुत दिनों तक जमीन पे रहेंगे नहीं। तो दिस इज, ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो झूठ है ये कई बार कॉल्ड फॉर है। इंटरेस्टिंगली इसीलिए इतिहास जानना जरूरी है। जो एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स हैं, स्टैटिन्स, एटोरवास्टैटिन, हम इसको वंडर ड्रग कहते हैं। इंटरेस्टिंगली ये कोलेस्ट्रॉल को ब्लेम करने के पहले बन गया था ये ड्रग। ये ड्रग बन गया था, फिर ऐसे सोचा गया कि ये तो एंटी कोलेस्ट्रॉल काम करता है, लीवर पे काम करता है जहां पर कोलेस्ट्रॉल बनता है, और बॉडी का हर सेल कोलेस्ट्रॉल बनाता है। प्लीज बॉडी के विजडम को समझना जरूरी है। थायराइड का सेल थायराइड के हार्मोन्स बनाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। स्किन सेबेशियस ग्लैंड बनाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। बॉडी का हर सेल कोलेस्ट्रॉल बनाता है। बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल कितना इंपॉर्टेंट है, बॉडी चीख चीख के कह रही है। उसको समझना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। आपका ब्रेन 70% कोलेस्ट्रॉल है। एटोरवास्टैटिन दीजिए, 20 साल में डिमेंशिया हो जाएगा। और डिमेंशिया क्यों हुआ न्यूरोलॉजिस्ट को नहीं पता है, कार्डियोलॉजिस्ट को भी नहीं पता है, क्योंकि बेसिक्स हमने जो फिजियोलॉजी पढ़ी थी बॉडी में, बॉडी की फिजियोलॉजी फर्स्ट एमबीबीएस में पढ़ाई जाती है, उसके बाद हमने वो गाइडन को रख दिया और भूल गए। हम भूल गए हैं फिजियोलॉजी। हमें वापस फिजियोलॉजी पे जाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि नॉर्मल चीजें काम कैसे करती हैं। क्योंकि मैं फिजियोलॉजिकल इमेजिंग करता हूं, इसलिए फिजियोलॉजी मुझे अभी तक बहुत, मैं न्यूक्लियर मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूं जिसमें फंक्शनल इमेजिंग होता है। बॉडी का ऑर्गन फंक्शन कैसे कर रहा है वो हम देखते हैं और रिपोर्ट करते हैं। किडनी अच्छी दिख सकती है, काम नहीं कर सकती, वो हम बताते हैं। हम बीटीपी रीनोग्राम्स करते हैं, वहां पर ये सेल है, कहीं कोई एनाटॉमिकली दिख नहीं रहा है, वहां पर कैंसर भी हो सकता है, हम पेट सीटी करते हैं, हम बताते हैं। So that is how we know, and we will not say anything which we cannot prove by science. We will prove it. जैसे एक बड़ी छोटी सी बात सर, आप लोगों के लिए पेट स्कैन सबने कराया होगा, पेट स्कैन सबने कराया होगा, कोई ना कोई आपने पेट स्कैन आपकी नजरों से गुजरा होगा। पेट स्कैन कैसे होता है? कैंसर डिटेक्ट करने के लिए होता है। कैसे किया जाता है? एक इंजेक्शन दिया जाता है, उसके 1.5-2 घंटे बाद स्कैन किया। इंजेक्शन में क्या दिया जाता है? FDG दिया जाता है, फ्लूरो डीऑक्सी ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज क्या है? ये ग्लूकोज क्या है और कैसे डिटेक्ट करते हैं हम? कैंसर का सेल सबसे पहले ग्लूकोज को खींचता है, तभी हम डिटेक्ट कर पाते हैं। तो क्या ये रॉकेट साइंस समझना है कि कैंसर में ग्लूकोज नहीं देना है? क्या ये रॉकेट साइंस है? क्या ये सिंपल साइंस नहीं है? और ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं आप कुछ भी खाओ। कैसे कैसे? या तो हम अंधे हैं या हम अपने फील्ड के बाहर निकलना नहीं चाहते हैं और बेसिक चीजें देखना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर महेश्वरी को नमस्कार। मैडम, तो इसलिए ये बेसिक्स हैं। आप जब तक इस बेसिक्स पे आएंगे नहीं, तब तक हम, आज हमें चिंता एज डॉक्टर्स ये
होना जरूरी है कि कहीं हमें कैंसर तो नहीं हो रहा है। ये जरूरी है चिंता, क्योंकि जब तक आप इंडिविजुअली चिंता नहीं करेंगे तब तक आप उस तरफ बढ़ रहे हैं एक्चुअली। एंड थैंक यू वेरी मच सर। तो ये जो आपका प्रश्न था, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी काफी लोग हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट वाला इशू है उस पे आप कुछ बोलिए ना, मतलब क्या कार्बोहाइड्रेट से मसल्स बनते हैं? नहीं, कार्बोहाइड्रेट से शुगर स्टोर होती है, कार्बोहाइड्रेट चेंजेस इनटू शुगर और वो लिवर और अपने बॉडी के अदर पार्ट्स में स्टोर हो जाती है। प्रोटीन हेल्प्स टू रीबिल्ड द स्ट्रक्चर, बोनीज एंड दिस द मसल पार्ट, बट इट इज नीडेड ओनली इन स्मॉल अमाउंट टू मेंटेन इट, है ना। हम एक्सेस लेके यस डेफिनेटली अपनी किडनीज को वो बर्डन करते हैं, which may lead to renal failure in few coming years. Wonderful presentation, और उससे ज़्यादा अच्छा था आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन, आई मस्ट अप्रिशिएट। आपने इतनी सारी ऑडियंस में सबको बांधे रखा, किसी ने कोई आपस में बात नहीं करी या फोन नहीं उठाया होगा। वंडरफुल। जस्ट वांटेड टू से गिव अस सम टेक होम मैसेजेस। हमें अपनी डाइट में क्या चेंज करना चाहिए, उसकी टाइमिंग में क्या चेंज करना चाहिए, हाउ वी कैन इम्प्रूव अपॉन। यू हैव एनलाइटन कि ये प्रॉब्लम्स हैं और इनका ये सोल्यूशन हो सकता है, बट हाउ वी प्रैक्टिस इन डेली रूटीन लाइफ, दैट वी वांट नो। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट क्वेश्चन सर। मैं पहले भी एक दो बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर करूँगा। 75 साल हो गए, अगर आपने प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से भाषण 15 अगस्त का सुना होगा, तो उसमें बड़ा प्रखर रूप में था कि गुलामी की मानसिकता को उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। उसका पहला चीज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होना चाहिए था, जो 75 साल पहले ही चले जाना चाहिए था और भारतीयता पे वापस आना चाहिए था। 2 जून भोजन पे आ जाइए। 50% of whatever you eat should be raw food. 50% can be cooked food. That is for your taste only. Don't expect health from cooked food. 50% of your food has to be raw. Nutrition वहीं से आएगा। और जो प्रोटीन की बात सर जी बता रहे थे, मैं चाहूंगा कि ये थोड़ा सा और डीप जाएं उसमें और देखें। प्रोटीन हर कुछ में बॉडी खुद बनाती है, बाहर से प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। आपके हार्मोन्स अगर बॉडी डिस्ट्रॉय कर रही है, उसको रिसाइकिल कर रही है, वहां से प्रोटीन निकल रहा है और बॉडी यूज कर रही है। बाहर से कोलेस्ट्रॉल या बाहर से प्रोटीन बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, आपके मन में वो एल्केमी आ सकती है कि मैं तो वे प्रोटीन ले रहा हूं, मेरे मसल बन जाएंगे, तो बन जाएंगे। अगर आपको ये नॉलेज है कि ये जो मसल, ये जो आप प्रोटीन ले रहे हैं, ये धीरे धीरे आपकी किडनी को फेल करेगी। मसल डॉलेश वाले तो बन गए, लेकिन किडनी फेल। हमको ये बात समझना पड़ेगा। अगर वही चीज हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल जाता, आप अपने मन को क्यों नहीं लगाते हैं कि मैं तो ठीक न्यूट्रिशन ले रहा हूं, मेरे मसल बनेंगे, तो बन जाते। उसके लिए वे प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती, या प्रोटीन बिस्किट की जरूरत नहीं पड़ती, या प्रोटीन ड्रिंक की जरूरत नहीं पड़ती, या इतने अंडे खाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लीज, नहीं पड़ती। अंडे खाने से आप बैड स्मेल करते हैं। आप सोचते नहीं है कि आपकी मोटरसाइकिल के पीछे कोई बैठना नहीं चाहता, क्योंकि आप अंडे खाते हैं। और सिर्फ मुंह से ही नहीं, आपके पसीने से भी वही स्मेल आता, और हम समझते नहीं। लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दैट इज द टेक होम मैसेज। द सेकेंड इज प्रोटीन, द ओनली सोर्स ऑफ। हम क्यों खाना खाते हैं? एनर्जी के लिए। खाना खा के नींद नहीं आनी चाहिए, वो एनर्जी फूड, वो स्प्राउट से आएगा। कुक फूड खाएंगे तो नींद आएगी, क्योंकि वो आपकी बॉडी की एनर्जी चुरा रहा है। हमें जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी, तब तक हम फॉल्स न्यूट्रिशन की तरफ भागते रहेंगे। ट्रू न्यूट्रिशन की तरफ आना जरूरी है। इसीलिए 50% ऑफ योर फूड हैज टू बी अनकुक्ड फूड। जिस खाने में इंसान की आग लगी है, उसमें आग लग गई। जिस खाने में ऊपर वाले की आग लगी है, वो अच्छी। जिसमें इंसान की आग लगी है, वो अच्छी। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। सर अभी पिछले लास्ट 10 इयर्स में कुछ स्किन डिसीजेस का इमर्जिंग ज़्यादा हुआ है, एक क्वेश्चन। दूसरा ये कि बटालियन में या सोसाइटी में मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स लाइक गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन, इन दोनों का सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दोनों का सॉल्यूशन इस रेफरेंस में जो मैंने बताया था ना, जैसे हमारे जवान जो हैं ये नॉर्मली कंपनी में रहते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं, बहुत लोगों का खाना बनता है, तो जैसे सुबह दाल सब्जी चावल रोटी बन जाती है, शाम को नॉर्मली सब्जी रोटी बनती है। उसमें जो जवान है जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड भी नहीं है, वो क्या अपने रूटीन में अपने लेवल पे चेंज कर ले कि एक्स्ट्रा चीज ले ले, या जैसे सुबह आप बता रहे थे कि वॉक कर ले तो बिना चप्पल के कर ले, जिससे कि ये सारी चीजों में थोड़ा उसको रिलीफ मिले। कूलर आप लोगों को एक्सेसिबल है? कूलर तो कोई भी ले सकता है, अपना वो कोई इशू नहीं है। और तो 20 कूलर खरीद लें सब लोग, जहां भी रहते हैं वहां पर रखें। 1 किलो चना खरीद लें, एक मुट्ठी सभी कूलर में डाल लें, उसमें पानी डाल दें। 4 से 5 दिन में वो अंकुरित हो जाएगा और खराब नहीं होगा। स्टील के बर्तन में बैड स्मेल आता है, कूलर में मिट्टी है, वो मिट्टी को पहचानिए। मिट्टी माँ है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया। ये धरती मेरी माँ है, हम इसके संतान हैं। हम पांव भी ऐसे रखें कि माँ को चोट ना लगे। हम वो लोग हैं, हम उस ज्ञान को वापस लेके आए। कूलर खरीदें, उसमें आप चने रखें, ये कोई भी अफोर्ड कर सकता है। उसमें पानी ये डालिए। स्प्राउट एक कंप्लीट फूड है, वो पेड़ बनने वाला है। उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी चीज में नहीं है। जो आप सैलेड खा रहे हैं वो ऑलमोस्ट डाइंग है, क्योंकि मदर प्लांट से निकला हुआ है। कब निकला है? उसी समय से डेथ शुरू हो गई है। जब तक आपके टेबल पे पहुंचता है वो किस स्थिति में है मालूम नहीं। लेकिन स्प्राउट लाइव फूड है, लिविंग फूड है। स्प्राउट खाएंगे तो आपको पर्याप्त न्यूट्रिशन जितना चाहिए, जो भी आपके डेफिशिएंसीज हैं वो ठीक कर देगी उसको। और वो मिट्टी में उगा है, इसमें कैल्शियम ज्यादा है, उसमें पोटेशियम ज्यादा है, ये फ्रूट में ये ज्यादा है। कोई एक ऐसी जगह है जहां पर सब कुछ बहुत ज्यादा है। मिट्टी है, वो मिट्टी में सब कुछ है। ऐसी कोई डेफिशिएंसी नहीं है जब तक आपने क्रिएट ना की। यूरिया डाल के, ये डाल के आप इंसल्ट करते हैं मिट्टी का। ये इंसल्ट कहां तक जाके रुकेगा, ये वर्ल्ड को अब समझ में आ रहा है। इसीलिए एनवायरनमेंट पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपने मिट्टी को दूषित कर दिया है, वापस लेके आइए, और वो बड़ी जरूरी है। आप आश्चर्य करेंगे, थर्ड आई में हम मिट्टी का सोप, आपने कभी सुना नहीं होगा, मिट्टी के सोप से आप बैड स्मेल नहीं करेंगे। हाँ, आप वो जो कृत्रिम जो 5 मिनट के लिए आपको लगता है कि यू आर स्मेलिंग गुड, उसके बाद बैड स्मेल वॉक इन करता है, वो आपको दिखता नहीं। यू स्टार्ट स्मेलिंग बैड। मिट्टी का सोप लगाएंगे, दिन भर फ्रेश रहेंगे। मिट्टी बालों में लगाएंगे, आप देखिए ना, लेट्स परस्यू साइंस। स्किन का पीएच क्या है? 5.5। सोप का पीएच क्या है? 8.0। स्किन एसिडिक है, सोप एल्कलाइन है। एसिड एल्कली मिलेगा तो सॉल्ट बनेगा, ये हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा। ये जो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकालने जाते हैं हम ब्यूटी पार्लर में, वो क्या है? सॉल्ट है। स्किन का पीएच 5.5 था, मिट्टी का पीएच 5.5 है। क्या कोई मिट्टी मैसेज दे रही है? कोई मिट्टी मैसेज दे रही है? आपको क्या लगता है, फोन करके बताएगी कि मैं 5.5 पीएच है, ये मुझे ही लगा लो? अखरोट आपको फोन करके बताएगा कि ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो हमने ये नेचर में पैक करके दिया हुआ है ब्रेन को वापस उगाने के लिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं हम। एक्चुअली ना इंग्लिश में नए नए वर्ड्स इजाद करके आपको बेवकूफ बनाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी में सबसे ज्यादा रोल अखरोट का है। अखरोट ब्रेन जैसा दिखता है, क्या उसको फोन करने की जरूरत थी आपको कि बॉस मैं अखरोट जैसा, ये ब्रेन जैसा हूं, आप मुझे ही खाओ अगर ब्रेन में कोई दिक्कत है तो? कभी आप
क्या बोलते हैं उसको, बादाम को भिगा लीजिए, उसका फोटो खींच लीजिए, उसमें जो आर्टरीज और आर्टेरियोल्स आपको दिखेंगे वो सीधा नेचर का मैसेज है कि अगर आर्टरी ब्लॉक है तो ये खा लीजिए, आपका आर्टरी खुल जाएगा। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि नेचर आपको मैसेज फोन करके बताएगी, एसएमएस करेगी क्या? आपको दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, 5 इंद्रियां दी हैं, इंटेलिजेंट हो जाइए। इंटेलिजेंस खुद के लिए है। तो ये था सर, ये प्रोटीन और इसका प्रोटीन जरूर वो मैं तुमको दूंगा। तो ये बेसिकली क्या है सर, जो प्रोटीन की कितनी जरूरत है वो मैं आपको बता दूं। जैसे आपने एक फव्वारा देखा होगा, फव्वारे में 10,000 लीटर से शुरू हुआ फव्वारा, तो रोज आप 10,000 लीटर डालते हैं क्या उसमें उतना ही डालते हैं जितना इवापोरेट कर गया या स्पिल आउट कर गया। प्रोटीन का पूल बॉडी में वैसा ही है, उसमें उतना ही डालने की जरूरत है जितना आपने लूज किया है कोई छोटी छोटी चीजों से। इतना प्रोटीन भरने की जरूरत नहीं है। और जो भी आपका प्रश्न पूछा गया, मैं चाहूंगा कोई भी बात बोल के निकलना नहीं चाहिए। आजकल सबके हाथ में गूगल है, आप मालूम ही कर लीजिए ना कि साइंस क्या है, आपको मालूम हो जाएगा। तो मैं सिकंदर को बुलाना चाहूंगा। सिकंदर थर्ड आई के COO हैं, ये सारा कुछ मैनेज करते हैं और ये आपको डाइट समझाएंगे कि आप अपने 5 मिनट आप इनको सुनिए, आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं ताकि आज के बाद आप डिजीज मुक्त हो जाएं खुद ही। एक चीज आपने ये कहा कि मिल्क पीने से ना कैल्शियम ड्रेन होता है बॉडी से। उस समय पहले तक बीरेन सहवाग नाम के एक क्रिकेट प्लेयर थे इंडियन टीम में, और बीरेन सहवाग फेमस थे अपने छक्के चौकों के लिए। मतलब वो टेक्निकली बहुत साउंड नहीं थे, जैसे ये विराट कोहली जिस तरह से साउंड है, या राहुल द्रविड़ बड़ा साउंड था, टेक्निकली बहुत साउंड नहीं था वो, लेकिन उसके बैट पे अगर बॉल आ गई तो छक्का या चौका मतलब जाए ही जाए। और उसके बारे में गूगल मतलब करके लोग भी देख सकते हैं, 10 से 12 गिलास दूध वो एक दिन में पीता था। और जब वो दूध पीता था तो ये लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि गाय का दूध इनको अवेलेबल है, ये तो होटल में ठहरे हुए हैं, तो होटल में जो पैक्ड मिल्क आएगा वही आएगा। कहीं विदेश में जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, तो जो अवेलेबल है वही पिएगा। तो 10-12 साल के कैरियर में उसका कैल्शियम क्यों नहीं ड्रेन हुआ जब इतना उसने दूध पिया? तो पहली बात तो आपने कब उनका बोन डेंसिटी टेस्ट देखा है? बोन डेंसिटी टेस्ट देखने की जरूरत नहीं है। जो आदमी फिजिकली 7 घंटे धूप में है, वो तो अगर उसकी फिटनेस अच्छी नहीं होगी, धूप में है, दौड़ भी रहा है, तो अपने आप ही ये क्लियर है कि उसकी फिटनेस का लेवल एकदम हाई है। दूसरी बात, जब टीम सिलेक्ट होती है तो इनके फिजियो है, इनका फिटनेस टेस्ट होता है, और फिटनेस टेस्ट में कई उसके बहुत ज्यादा मापदंड है कि आदमी जो भी उनकी टेक्निक है कि 7 घंटे फील्ड में रहेगा, दौड़ेगा, झुकेगा, जंप करेगा, तो जब वो इतना करता होगा तभी खेलता होगा। पूरी दुनिया में जो मैंने आपको बताया वो साइंस अवेलेबल है मालूम करने के लिए। जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए भी आज एक नया चीज होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम डेफिशिएंसी से नहीं, वेट लिफ्टिंग डिसऑर्डर। तो आप अगर ठीक से वेट लिफ्ट कर रहे हैं, अपनी बॉडी का वेट लिफ्ट कर सकते हैं, आप अगर पुशअप्स कर सकते हैं, अगर दीवार के ऊपर पैर रख के अपने हाथ पे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस अगर है तो धीरे 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 ऑस्टियोपोरोसिस विल कम बैक टू नॉर्मल और नॉर्मलसी की तरफ आ जाएगा। कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, दूध के विरुद्ध जितना साइंस है, मैं चाहूंगा आप एक बार नजर मारिए, आपको बात समझ में आ जाएगी कि जो हम आज के दौर में दूध पी रहे हैं, जो आज का दूध अवेलेबल है, जो आपको अवेलेबिलिटी है, अगर उसको छोड़ दें तो मैं कम से कम 4,000 बीमारियां जानता हूं जो आपको नहीं होंगी, आप प्रिवेंट कर सकते सिर्फ दूध का सेवन छोड़ देने से। तो मुझसे आप एक्सपेक्ट करिए कि मैं वो बात बोलूंगा जो सबके हित में होगा, नहीं तो दूध तो सभी पीते।
अगर मैं ये बहुत वोसिफरसली कह रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि आप इसका देखें और एक ले एग्जाम्पल से नोशन ना बनाएं। जनरली क्या होता है, जनरली कैसे आप हेल्दी रहेंगे, आप क्या करके क्या चीज हासिल कर सकते हैं, और एक आदमी के एग्जाम्पल पे ना जाएं। जैसे कल मैं एक लेक्चर दे रहा था तो कहीं तो एक जेंटलमैन थे, वो बोले मेरे दाया जी 104 साल जिए हैं। गौ माता उस समय डिफरेंट थी, आज काऊ है। हमें गौ माता और काऊ में डिफरेंस देखना जरूरी है। हमने क्या किया है, हमारा कंट्रीब्यूशन गौ माता को इस स्थिति में लाने के लिए हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है, हमारा पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारा जो है वो सिर्फ उनसे कुछ पाने की इच्छा है। दूध या तो हम पिएंगे या बेच देंगे ताकि पैसे मिलेंगे। हमने गौ माता को माता समझा ही नहीं, तो हमें वापस गौ माता को गौ माता समझना पड़ेगा, उनसे जो प्राप्त हो रहा है वो चीज़ देखना पड़ेगा, और काऊ या मॉडर्न मिल्क जो अवेलेबल है उससे परहेज करना पड़ेगा। तब हम हेल्थ के सही मायने जानेंगे। नहीं तो अंडा भी खाते रहेंगे, एटोर्वास्टैटिन भी खाते रहेंगे, इस आशा में कि अंडा खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, एटोर्वास्टैटिन खाएंगे तो ब्लड थिन हो जाएगा। अरे अंडा ही नहीं खाते तो एटोर्वास्टैटिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बेसिक्स। तो एनीवे ये था सर, एंड जस्ट वांटेड, मैं सिकंदर को बुलाना चाहूंगा। एक मिनट सर, जी। डेंटल सर्जन भी आपसे कुछ चर्चा करेंगे। जी डॉक्टर संजय सर, आपके इस सुंदर से लेक्चर के लिए हम सब लोग आभारी हैं। मैं जिस एज में हूं और मैंने लगभग 3 डिकेड देख लिए, बहुत सी चीजें जो मेरे लिए अच्छी थी आज अच्छी नहीं है, और बहुत सी चीजें जो अच्छी नहीं थी आज मेरे लिए अच्छी है। कॉन्सेप्ट्स बदलते रहते हैं, साइंस भी अपने कॉन्सेप्ट बदलती रहती है। आपने जो कुछ कहा है उसके लगभग 60 to 70% चीजें मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, जैसे अभी मिल्क की बात हुई, उस पर एक डिबेट हो सकती है और उसमें वर्षों लग सकते हैं। सबकी सोच अलग अलग हो सकती है, हर देश की सोच अलग हो सकती है, हर डिस्ट्रिक्ट की सोच अलग हो सकती है। निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र में, भारतवर्ष में, तो ये पूर्ण आहार है। और यदि आध्यात्म में जाएंगे, सनातन में जाएंगे, तो भगवान कृष्ण ने तो लीला ही सारी की सारी दूध पर, दही पर और मठा पर ही आधारित थी, तो उसको नकारा नहीं जा सकता। ये एक अलग बात थी। लेकिन मेरा तो एक छोटा सा क्वेश्चन था आपसे। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी बीच में कि इम्यूनिटी सिस्टम को रीइंस्टॉल करना होता है, और उसमें आपने 3-4 चीजें बताई थी, करुणा, दया, भक्ति, प्रेम। लेकिन उसमें आपने एक चीज और कही थी, शायद किसी ने ध्यान से सुनी होगी कि नहीं सुनी, माया। मेरी समझ में ही नहीं आया कि ये माया जो है वो कैसे इम्यूनिटी को रीइंस्टॉल करेगा। प्लीज। आप कोई भी वर्ड होता है उसका मतलब आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, इनके लिए डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि माया एक बहुत ही डाइवर्स वर्ड है, वो इतनी छोटी वर्ड नहीं है। माया एक पूरा का पूरा सिविलाइजेशन का नाम है। एंड जो अमेरिकन कहते हैं ना, मेरा माई कल्चर डज नॉट परमिट, कल्चर 300 साल में नहीं बनता है। उनके पुराने कल्चर कौन है? माया कल्चर। माया इंग्लिश वर्ड नहीं, माया इज अ संस्कृत वर्ड। माया के बहुत मीनिंग हो सकते हैं। तो माया इसमें इस संदर्भ में मीनिंग है कि आपको दया और मोह दोनों चीजें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और यहाँ पर माया का मतलब है मोह, और मोह का मतलब है कि आपको जीव जंतुओं से प्यार, उसको मोह का रूप देके मैंने माया वर्ड यूज किया था। इट इज नॉट द माया दैट यू थिंक कि वो सर वो प्यार से दया हो गई, करुणा हो गई, वो जो आप जो कह रहे हैं वो करुणा हो गई, दया हो गई, प्रेम हो गया। माया मीन्स वेरी स्पेसिफिकली, माया ममता, ऑलमोस्ट ममता भी अलग है सर। Almost- माया बिल्कुल अलग चीज है। ऑलमोस्ट आप चाहे उसको वैज्ञानिक देख लें, चाहे आध्यात्मिक उस देख लें, संदर्भ में माया हमको परेशान करती है, माया हमको ट्रैक से भटकाती है। दिस इज द पॉइंट जो मैंने आपसे पूछना चाहा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं।
लेकिन उसमें उस संदर्भ में वो यूज नहीं किया गया था। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, एज ए डेंटल सर्जन मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ, जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स ये है कि जैसे 100 अगर कैंसर ब्रेस्ट के पेशेंट हैं, उसमें 67% के रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स हुए हैं। क्या हम इसमें कोई वो देख रहे हैं? क्या साइंस है इसके पीछे? हमने कोई इन्फेक्शन का कब्र बना दिया, हम क्या सोच के बना रहे हैं कि वो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, वहां से हिलेगा नहीं। ये एक सोच है। आई एम अगेंस्ट दिस, हाईली अगेंस्ट दिस। दूसरा, फ्लोराइड टूथपेस्ट में क्यों है? कौन सा साइंस है जो हमें ये बताता है कि फ्लोराइड ही यूज करना है? और टूथपेस्ट बिना फ्लोराइड के पास भी नहीं होता है, बनता भी नहीं है। रामदेव के भी टूथपेस्ट में फ्लोराइड। तो ऐसी क्या कंपल्शन है फ्लोराइड की कि फ्लोराइड से दांत ज्यादा मजबूत होते हैं, या फ्लोराइड से लॉन्जिविटी ऑफ टीथ ज्यादा है, वाइटनेस ऑफ टीथ ज्यादा है? ऐसे कोई साइंटिफिक पेपर्स हैं? क्योंकि मैंने तो कोशिश की मालूम करने की, मुझे नहीं मालूम चला। हाँ, और दूसरी बात ये है कि फ्लोराइड का इतिहास जानना जरूरी है। फ्लोराइड का इतिहास ये था कि फ्लोराइड आपको वो बनाता है, क्या कहते हैं, गुलाम बनाता है। सर, फ्लोराइड का आपने जहां तक पूछा है, फ्लोराइड एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये एंटी कैरीज प्रॉपर्टी है इसकी। ऐसे और कोई पेपर्स हैं? हाँ सर, 100% पेपर्स हैं, पूरी रिसर्च है। और ये जो फ्लोर एपेटाइट है टूथ के अंदर, उसको फ्लोर एपेटाइट में चेंज करता है, जिससे हार्डनेस बढ़ती है और कैरीज प्रिवेंशन होता है। लेकिन इसके साथ में ये भी कहा जाता है कि दिस इज ओनली नॉट द थिंग दैट क्योर्स और प्रिवेंट द कैरीज। ये है। दूसरा ये है सर, जो आपने दूध की बात की, श्री कृष्ण को ग्लास में दूध पीते हुए आपने कहीं भी कोई फोटो देखी नहीं। एग्रीड। श्री कृष्ण को माखन खाते हुए आपने फोटो देखा होगा। माखन इज अ फर्मेंटेड फूड। हमारे भगवान भी कह रहे हैं कि फर्मेंटेड फूड आपके लिए अच्छा है। फर्मेंटेड फूड हम यूज करके कैंसर रिवर्स कर रहे हैं सर, लेकिन वो दूध से फर्मेंट हो रहा है नहीं, हम उसको मिलेट से फर्मेंट कर रहे हैं। हम जो आपको दूध देते हैं, आप हमारे यहाँ कभी चाय पियेंगे तो आपको एक दूसरी अनुभूति होगी, और चाय से बेटर अनुभूति होगी, चाय से ज्यादा टेस्टी भी होगा, और उसमें हम दूध नहीं यूज करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऑल्टरनेटिव्स हैं, और ऑल्टरनेटिव्स हमें देखने चाहिए। क्या ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, कैसे हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे, ये सभी चीजें करनी चाहिए। जस्ट वांटेड टू लेट यू। थैंक यू। आ जाइए। करुणा, दया, माया और इम्यून सिस्टम का जो संबंध आपने बताया वो डॉक्टर्स को तो समझ आ गया, हम लोग को नहीं आया। ऐसा है, आपके लाइफ में जैसे ही आप बॉडी केमिस्ट्री आपसे अच्छा आपका कुत्ता पहचानता है, वो सांप पहचानता है। सांप, आपको क्या लगता है सांप को अगर छोड़ दिया जाए सबको काट लेगा? उस बॉडी केमिस्ट्री को वो डिस्ट्रॉय कर देगा जिसकी बॉडी केमिस्ट्री ठीक नहीं है। और बॉडी केमिस्ट्री आपका मन बनाता है। आपका मन अगर शांत है, आपका मन दया से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, आपकी पूरी केमिस्ट्री चेंज करती है। आप अगर मेरा एक वीडियो देखेंगे, एक पेट पालिए और पेट सिटी से दूर चले जाइए। पेट पालने से कैंसर कैसे नहीं होगा? क्योंकि आप अगर दो मीठे बोल अगर बोल लेते हैं, 2 बार पुचकार लेते हैं, आप अपनी पूरी बॉडी का केमिस्ट्री चेंज कर लेते हैं। अगर कोई डिजीज शुरू हुई है उसी समय खत्म हो जाएगी, और वो कौन खत्म करता है? इम्यून सिस्टम। इसीलिए आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको ये, हमें आजकल दूसरों पे हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम सिर्फ अपना सोचते हैं, दूसरों के लिए वो चाहे भाड़ में ही चले जाएं, ऐसा सोचते हैं। तो हमारी बॉडी का केमिस्ट्री कभी नहीं सुधरेगा जब तक हम सबको कुछ देना। आप देने से, आप अगर देते हैं तो यूजुअली आपको बहुत फायदा मिलता है। इसलिए बॉडी केमिस्ट्री चेंज होती है, इसलिए मैंने वो बोला जी। एक्सक्यूज मी सर,
आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन। आपने तो सभी कंसेप्ट बताए, बीपी कम होगा, डायबिटीज कम होगा, ये होगा। ओके, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं जानना चाहता हूँ, ऐसी कोई पिता अड्डा पोस्चर कुछ भी है जिससे हम बोन को जल्दी से जोड़ सकते हैं? जी सर, जी सर, आपको नी में बहुत रुचि होगी। मैं चाहूँगा नी जॉइंट में प्रॉब्लम है, नी को रिप्लेस करना है, मैं चाहूँगा कि टर्मिनल पेशेंट्स, हम यहाँ हर मंथ ओपीडी कर रहे हैं मोरेना में, जो आपके टर्मिनल पेशेंट जहाँ आपको लगता है कि नी रिप्लेसमेंट के बिना कुछ भी नहीं होगा, हम चाहेंगे कि वो आप हमारे ओपीडी में भेजें और हम कोशिश करेंगे कि पॉस्चर से उसका विदिन 60 डेज उसको इस स्थिति में ला दें कि वो आराम से अपना जीवन यापन अपने ही नी से कर पाए। पहली बात तो ये है सर, जैसे मैं आपको बताऊं, इफ यू लुक एट द साइंस ये बिहाइंड दैट, वैसे आपका ये रोज का काम है, लेकिन फिर भी मैं लोगों के लिए, ताकि उनको आसानी हो समझने में, हमने भारतीयता छोड़ दी और हम चेयर पे आ गए। चेयर पे खाना भी खाते हैं, चेयर पे शिटपॉट में भी जाते हैं। पहले हम नीचे बैठते हैं, पहले हम उसको मल आसन कहते हैं, मल आसन में बैठते थे और नीचे बैठ के खाना खाते थे। अब हम टेबल पे बैठने लगे। फर्क ये हो गया है कि जब आप नीचे नहीं बैठेंगे, उस पोस्चर में नहीं आएंगे, ब्लड सप्लाई पेल्विस में बहुत कम होगी, क्वाड्रिसेप्स में ब्लड सप्लाई कम होगी, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस जो फीमर को ऊपर खींच के रखता है इस जॉइंट में, ऐसे जॉइंट है, इस जॉइंट को ऊपर खींच के रखता है क्वाड्रिसेप्स का टोन ही खत्म हो गया है, तो ये ऐसे करके लैक्स हो जाएगा। अगर हम क्वाड्रिसेप्स का टोन बना दें तो ये गैप आ जाएगा, और गैप में फ्लूइड, नॉन लिविंग फ्लूइड नहीं है, ब्लड से बनता है वो, और ब्लड से बनाया जा सकता है। ब्लड से बॉडी खुद बना लेगी वो फ्लूइड जो कि लैकिंग है, वो बन जाएगा। तो ये ऊपर आ सकता है छोटे छोटे एक्सरसाइजेस से, और आप पोस्चर से ये जितने मेनिस्कस हैं जो टियर हो जाते हैं उसको वापस ला सकते हैं। मैं एक डेमो देना चाहता हूं, ताकि अगर किसी के यहाँ कोई जॉइंट का प्रॉब्लम है वो करके ही देख लें और 60 दिन में उससे निजात पा जाए। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। एक फिगर ऑफ 8 वॉकिंग, जैसे 2 पेड़ ले लें या 2 चेयर ले लें, और उसमें मानसी ये माइक देखो ना, वो वाला कॉलर पे लगा दो। ऐसे फिगर ऑफ 8 वॉकिंग करें। नंबर 1, ऐसे फिगर ऑफ 8 वॉकिंग करें। दूसरा, ऐसा पोज करें कि ये जॉइंट ही नहीं, ये जॉइंट है ही नहीं, ये मूव नहीं करता है, बिल्कुल सीधा हो जाए। फिगर ऑफ 8 वॉकिंग 20 मिनट के लिए करें, ऐसे 10 मिनट के लिए करें, और फिर 10 मिनट दोनों पैर को फोल्ड कर लें ऐसे, और ऐसे चले। सारे मेनिस्कस को मैं टाइट कर रहा हूं। 10 मिनट चलें, उसके बाद 10 मिनट ऐसे चलें, उसके बाद 10 मिनट अपने हील्स पे चलें, उसके बाद 10 मिनट अपने टोज पे चलें, और आप देखिए विदिन 60 डेज आपके जॉइंट्स कैसे वापस आते हैं, और कैसे आपको इसके साथ साथ जो न्यूट्रिशन है, 50% ऑफ योर फूड हैज टू बी रॉ फूड। और जब आप ऐसे करते हैं, बॉडी वेट आप उस मेनिस्कस पे डालते हैं, उसको मजबूत करते हैं, उसको बिल्कुल वापस रिजुवनेट कराते हैं, और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं फॉर रिपेयर। इन्फ्लेमेशन सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है। अग्नि सिर्फ आग नहीं लगाती है, अग्नि आपको बनाती भी है। जठराग्नि ना हो तो बॉडी मर जाएगी।
ज्ञान अग्नि ना हो तो आप भारतीय नहीं कहलाएंगे। इसीलिए ये दोनों अग्नि को प्रज्वलित रखें और आप देखें बहुत सी चीजें आप बीट कर पाएंगे। तो दिस वाज फॉर द जॉइंट्स। अगर कोई टर्मिनल जॉइंट्स हैं, सिर्फ यही करना शुरू कर दें पेशेंट्स, बहुत से पेशेंट्स का नी रिप्लेसमेंट अवॉइड हो जाएगा। दूसरा मेरा एक प्रश्न था आपसे, मैं पूछूं? फॉरेन बॉडी जब बॉडी में है, क्यों लगता है कि वो कभी कोई रिएक्शन नहीं होगा? स्टेंट अगर हार्ट में है तो ब्लड प्रेशर की दवा खानी जरूरी है, बिकॉज बॉडी व्हाट इट विल डू इज, द फर्स्ट थिंग इज इट विल ट्राई टू रिजेक्ट द स्टेंट। स्टेंट को वहां से निकालना चाहेगी। बॉडी के पास क्या तरीके? ब्लड का प्रेशर बढ़ाएगी स्टेंट को हटाने के लिए। तो ये क्यों ना कहा जाए कि स्टेंट के बाद एट्रोजेनिकली ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये क्यों ना कहा जाए? क्योंकि बॉडी हैज इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, जिसको हम दवा से कम कर रहे हैं। फॉरेन बॉडी अगर बॉडी में है, there will be a reaction whether we know it or we do not know it. The first thing of the body will be to reject any foreign thing. आप देखिए ना, ट्रांसप्लांट्स का यही हाल है। ट्रांसप्लांट में हम इम्यून सिस्टम को लो करते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज में ट्रीटमेंट क्या है? इंस्टेड ऑफ बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, हम इम्यून सिस्टम को लो करते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। क्योर कैसे होगा? क्योर कैसे होगा? ठीक उल्टा होगा जैसे हम कर रहे हैं। तो बहुत बार हमें अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू गो अगेंस्ट नॉर्म्स टू टेल द पेशेंट कि एक्चुअली करना क्या है, इसमें करना क्या है। मैं कई बार देखता हूँ फिजिशियंस आप चले गए? हाँ सर चले गए। फिजिशियंस हर 2 घंटे पे खाने के लिए बोलते हैं। वो कभी डायबिटीज ठीक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप 8 घंटे का गैप दे दीजिए, डायबिटीज ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीजें बहुत सिंपल चीजें हैं जो हम यूजुअली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ नॉलेज, या हमने अपने आप को सीमित कर दिया कि जो टेक्स्ट बुक में लिखा है बस वहीं तक। टेक्स्ट बुक एक खेत प्रिपेयर करता है, उसमें पेड़ कैसे उगाना है ये आप डिसाइड करते हैं। खेत प्रिपेयर करके आपको दे दिया गया है व्हेन यू गेट अ क्वालिफिकेशन। उसमें कौन सा पेड़ लगाना है, क्या लगाना है, कैसे लगाना है, ये आप डिसाइड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई गिव इट टू सिकंदर टू टेक इट फॉरवर्ड। 5 मिनट्स में आपको समझाया जाएगा कि जीवन जीने का सबसे आसान तरीका, ताकि आप बिल्कुल आराम से अपने हेल्थ में आमूलचूल परिवर्तन कर पाए। हम हर महीने आपके शहर में हैं, लेकिन हमें कांटेक्ट करने की जरूरत ना पड़े आपको, वो सारा इंश्योर करेंगे। थैंक यू सभी का यहाँ पर आने के लिए। मैंने ये डिसाइड करा कि मैं आपको डाइट के बारे में बताऊंगा जब सर ने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब अफोर्डेबिलिटी की बात आती है तो थोड़ा सा मेरे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं इस पे काम कर चुका हूँ। डॉक्टर पांडे की डाइट पे मैंने काफ़ी फॉलो किया है, आज भी फॉलो कर रहा हूँ, और साथ के साथ एक रिक्शे वाले तक को भी मैंने फॉलो कराई है ये डाइट। तो मैं ये जानता हूँ कि ये कोई भी अफोर्ड कर सकता है, और इसी के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये डाइट वो डाइट है कि जो एक रिक्शे वाले से लेकर के अंबानी तक कोई भी अफोर्ड कर सकता है। कैसे कर सकता है वो मैं बताऊंगा अभी। और डाइट वही अच्छी है, लाइफस्टाइल वही अच्छा है जो सभी उसको अफोर्ड कर पाए और लाइफ लॉन्ग उसको फॉलो कर पाए, बिना किसी उस चीज के कि नहीं मतलब बहुत दिक्कत हो रही है और इतना मतलब बंदिशें हैं, बिना बंदिश के फॉलो कर पाए। तो मैं डायबिटिक था पहले, जब मैंने ये स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने DIP डाइट वगैरह काफी कुछ ट्राई किया, और रिवर्स भी हुआ था मैं DIP डाइट से। डॉक्टर विष्णुरूप राय चौधरी जी की डाइट है वो। लेकिन उसके बाद मैं दोबारा डायबिटिक हो गया था, तब डॉक्टर पांडे से मिलना हुआ, तब मैंने इनको ज्वाइन किया। फिर जो इनकी डाइट थी तब मैंने शुरुआत में फॉलो करी। तो अब मैं आपको पूरी डाइट बताता हूँ और आपको कहाँ चैलेंजेस आएंगे मैं वो बताता हूँ, और आपको उसको कैसे ओवरकम करना क्या है बेसिकली वो मैं बताता हूँ। आपकी जो सुबह उठने का जो भी दिनचर्या है, जितने बजे भी आप उठते हैं, तो थोड़ा कोशिश करिए जल्दी उठने का, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आप उठते ही होंगे जितना आप पंक्चुअल हैं आप सब।
उसके बाद आप योग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करिए। और कुछ भी ना सही, दुनिया भर की बहुत सारी चीजें आप ना भी कर पाए अगर, तो डेली सुबह एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का आप छोटे से स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट करिए उसको च्यू करना, चबा के खाना डायरेक्टली, उसे कोई मैश नहीं करना, उसका कोई जूस नहीं निकालना, कुछ भी नहीं। शुरुआत आपकी पहले इसी से होनी चाहिए। अदरक का टुकड़ा लेकर के उसको च्यू करना है। साथ के साथ 1 गिलास नॉर्मल पानी, कोशिश करिएगा कि वो पानी आपका आरओ का ना हो। अगर आरओ का ही पानी अवेलेबल है आपके पास तो उसको घड़े में रख दीजिए, 2-3 घंटे बाद वो पीने लायक ठीक हो जाता है। नॉर्मल पानी लीजिए, उसको कोई गुनगुना नहीं करना, कोई गर्म नहीं करना। उसमें 1 चम्मच छोटे वाला मसालेदानी का जो चम्मच होता है वो आप उस पानी में डाल दीजिए। हल्दी 1 चम्मच, पिसी हुई हल्दी पाउडर फॉर्म में, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर, और आधा नींबू निचोड़ दीजिए, उसको स्क्वीज आउट कर दीजिए उसमें। तो ये इसको मिक्स कर दीजिए, ये हल्दी पानी हो गया। इस रेसिपी को डॉक्टर पांडे की पूरी टीम हल्दी पानी, डैप हल्दी वाटर कहते हैं हम। तो ये हल्दी पानी और वो अदरक का टुकड़ा, यही आपको लेना है। आप इस हल्दी पानी को 2 गिलास भी ले सकते हैं, 1 गिलास भी ले सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं आप। और बाकी आपको योग करना है, हो सके तो सूर्य त्राटक भी करिए। जब सनराइज होता है उसी समय 10 से 15 मिनट जितनी देर कर सकें, उसमें कोशिश करिए कि जब सनराइज होता है जिस समय, वहीं से स्टार्ट करिए और लगातार देखने की कोशिश करिए सूरज को, पलक मत झपकिए। और उसमें पलक झपकेगी उससे आंख से आंसू भी निकलेगा, उससे घबराइए मत। शुरुआत आपकी ऐसे ही होगी और उसके बहुत बेनिफिट्स होंगे, जो कि बेनिफिट्स आपको बहुत, मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊंगा, आप डॉक्टर पांडे की यूट्यूब चैनल पे जाके कई सारी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज हो गया, जल्दी उठना हो गया, और एम्प्टी स्टमक आपको क्या लेना है वो मैंने दोनों बता दिया। अब फिर बात आती है ब्रंच की। अब मैं ब्रेकफास्ट नहीं बोल रहा हूँ, नाश्ता नहीं बोल रहा हूँ, मैं ब्रंच बोल रहा हूँ। वही आपका लंच है, वही आपका ब्रेकफास्ट है, वो ब्रंच है आपका। क्योंकि भोजन आपको सिर्फ तभी करना है, दोपहर को कोई भोजन नहीं करना है। भोजन, बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि वो सलाद खा लिया तो वो भोजन नहीं है, फ्रूट खा लिया तो वो भोजन नहीं है। नहीं, वो सब कुछ भोजन है। तो आपने कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ पानी पे रहना है दोपहर को, इसीलिए यही भोजन होगा सुबह में। इसके बाद सीधा आपको शाम को भोजन मिलेगा। तो इस सुबह वाले भोजन में क्या लेना है और कैसे लेना है, तो ये तो हम बता देते हैं हर किसी को कि आप ये खा लो, वो खा लो, ये अच्छा होता है, वो अच्छा होता है। बात ये नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सबसे पहले बात ये है कि आपको भूख है कि नहीं है। इस पे कोई भी काम नहीं करता। इस पे जब तक काम नहीं करेंगे, जैसे अभी कोई सर ही बोल रहे थे कि मतलब गैस्ट्रिक इशू है, एसिडिटी इशू है, कॉन्स्टिपेशन इशू है, ये तीनों के तीनों बहुत इजीली चले जाएंगे अगर सिर्फ एक छोटा सा नुक्ता जो मैंने फॉलो करा है और बहुत सारे पेशेंटों पे हम फॉलो कराते हैं और ये काम करता है। जब आपके सामने भोजन आ रहा है सुबह का, जो नाश्ता है, जो आपका लंच है, जो सुबह आ रहा है आपके सामने, आंख बंद करके पहले 1 मिनट अपने आप से पूछिए, क्या आपको सचमुच बहुत जोरों की भूख लगी है? क्या आपको उस भोजन की जरूरत है? अगर अंदर से आवाज आती है कि हाँ भूख है, तो ही आप उस भोजन को ग्रहण करिए, अदरवाइज मत करिए, मत खाइए, स्किप कर दीजिए, सीधा शाम को खा लीजिएगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इतना करने से आपका ये फायदा होगा कि आपका कॉन्स्टिपेशन जाने लगेगा। 2 से 3 दिन में आप अपना डिफरेंस देख पाएंगे, क्योंकि आपका सब कुछ आयुर्वेद, जैसे डॉक्टर पांडे बोलते हैं, और जो सत्य भी है कि मतलब आयुर्वेद जननी है। आयुर्वेद में सीधा सीधा यही मेंशन है कि आपकी जठर अग्नि अगर कैपेबल है तो वो कुछ भी पचा सकती है। लेकिन हम उस जठर अग्नि पे, उसको हम भुला चुके हैं, उस पर हम काम ही नहीं करते हैं। हम देखते ही नहीं है कि डाइजेस्टिव फायर इज रेडी और नॉट। हम सीधा उसको फूड देना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि 2 तरह की भूख होती है, एक होता है हंगर, एक होता है क्रेविंग। हम सिर्फ टाइम और क्रेविंग को देख करके अपना भोजन खा रहे हैं, हम अपने हंगर को भूल चुके हैं। सबसे मेन कंसेप्ट ये है किसी भी लाइफस्टाइल, किसी भी डाइट से इंपॉर्टेंट, कि आप अपने हंगर पे काम करें, अपनी भूख पे काम करें। तो आप देखें कि सचमुच भूख है भी कि नहीं। अगर आप अपनी भूख के बगैर खाएंगे तो बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होगा। और पेट सुखी नहीं है तो पूरा शरीर सुखी नहीं है। और पेट, सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हो, खाना पेट में जाता है और पेट ही वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू करते हैं, क्योंकि हम बिना भूख के खा रहे हैं। तो भूख लगे तभी आप खाना खाइए, अदरवाइज मत खाइए। उसके बाद बात आती है कि कितना खाना है, कैसे खाना है। आराम आराम से चबा के खाना है।
अभी तो मैं उस बात पे आ ही नहीं रहा हूँ कि आप खा क्या रहे हैं। आराम आराम से चबा के खाना है, सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स होना चाहिए, क्योंकि पहले यहाँ पे डाइजेस्ट होने लग जाता है खाना आपका। तो उसको अच्छे से चबा के पूरा मुंह में चला के अच्छे से खाना है, समय लगा करके, और चिंता में नहीं खाना है। अगर आपको किसी भी चीज की कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, तो फूड टॉक्सिक होने वाला है आपके लिए, वो मत खाइए, छोड़ दीजिए। आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, क्योंकि चीता, लेपर्ड अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड इस्टेब्लिश करता है तो खाली पेट इस्टेब्लिश करता है, खाना खा के तो ठुस हो जाता है। तो एनर्जी जो होती है वो बिना खाए आती है, जो डॉक्टर पांडे की रिसर्च भी है पाइनल ग्लैंड के ऊपर, वो फास्टिंग से आती है, और वो आयुर्वेद में मेंशन भी है, वो कोई हम नया नहीं बता रहे। लंगनम परम औषधम, उसमें मेंशन है, उससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। तो आप किसी स्ट्रेस में है, मत खाइए, आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ इतने छोटे छोटे स्टेप से इंप्रूव होने लग गई। ये सारे स्टेप ही फॉलो करिए, और उसके बाद जितना आप भोजन कर रहे हैं, आप देखिए कि टेस्ट के चक्कर में मत खाइए, उसका थोड़ा कम खाइए, जो डॉक्टर साहब ने बता दिया। अब खाना क्या है उस पर मैं क्विकली आ जाता हूँ। आपकी जो भूख है, अपने आप से पूछिए कि मेरी भूख कितनी है। अगर अंदर से आंसर है कि हाँ भूख है, अब कितनी भूख है? आपको लग रहा है कि आप 1 थाली भोजन कर सकते हैं या 2 थाली खा सकते हैं,